ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम बहुत थक जाओ। तेंदुआ लड़की शरारत से मुस्कुराई। क्या आपने यह कहावत नहीं सुनी कि अगर आप एक मुर्गी से शादी करते हैं तो एक मुर्गी का पालन करें, अगर आप एक कुत्ते से शादी करते हैं तो एक कुत्ते का पालन करें? नहीं नहीं आर्यन भाई, आप कोई मुर्गी और कुत्ता नहीं हैं। मैं वैसे भी आपका अनुसरण करना चाहती हूँ, मैं जीवन भर आपका अनुसरण करूंगी। इसके साथ ही तेंदुआ लड़की अंधेरे जंगल की गहराई की ओर चली गई। वो वास्तव में बहुत प्यारी लग रही थी। तेंदुआ लड़की की गर्म आकृति, उसकी शरारती मुस्कान और उसकी उभरी हुई छाती को देखते हुए आर्यन वास्तव में उसे संजोना चाहता था। अचानक तेंदुआ लड़की चिल्लाई। आर्यन की आंखें तनावपूर्ण हो गईं और वो जल्दी से आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ तेंदुआ लड़की पर किसी अदृश्य शक्ति ने एक शक्तिशाली हमला किया, जिससे वो पीछे की ओर 100 फुट दूर जाकर गिरी। दो गहरे हरे रंग की आंखों ने आर्यन को देखा, जो भागते हुए आ रहा था। लेवल 7 का डिमन बीस्ट। आर्यन तुरंत हैरान रह गया। अभी वो बड़ी मुश्किल से लेवल 4 के डिमन बीस्ट से निपट पाता था, और यहाँ तक कि लेवल 5 के डिमन बीस्ट से निपटने के लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। लेकिन अब उसके सामने एक लेवल 7 का डिमन बीस्ट था। उससे निपटना तो उसके लिए नामुमकिन था। यहाँ तक कि उसके शरीर से निकलने वाली चमकीली रोशनी भर से वो कुछ नहीं देख पा रहा था। यह आदमखोर किंग कांग एप के शरीर से निकलने वाली रोशनी की तुलना में कई गुना अधिक तीव्र थी। मुझे किसी भी तरह से इसको मारना होगा। आर्यन ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और उसे मारने के लिए आगे बढ़ गया। साथ ही उसने तेंदुआ लड़की से कहा, चलो इसको मारते हैं। तेंदुआ लड़की का शरीर कांप उठा। उसकी नजरें थोड़ी तनावपूर्ण हो गईं। वो आर्यन को याद दिलाना चाहती थी कि यह डिमन बीस्ट अलग था, लेकिन यह देखकर कि आर्यन पहले ही आगे बढ़ चुका है, उसने तुरंत अपना सिर झटका, हवा में अपना हाथ लहराया, मंत्र भाले को पकड़ा और खड़ी होकर दूसरी तरफ भागी। आर्यन ने एक हाथ से ड्रैगन स्लेयर को घसीटा और युद्ध आत्मा स्तर के 6ठे लेवल की अपनी शक्तियों को शरीर से बाहर निकाला, ताकि वो ड्रैगन स्लेयर को अच्छे से पकड़ सकें। ड्रैगन स्लेयर जमीन पर घिसते और धूल मिट्टी के साथ साथ चारों ओर तेज चिंगारी उड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। यह दृश्य एक बर्बर राजा जैसा था। ब्लेड बहुत भारी था। आर्यन इसे एक हाथ से नहीं उठा सकता था, इसलिए वो इसे केवल रास्ते में ही खींच सकता था। एक जोरदार झटके के साथ आर्यन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और दाहिने हाथ की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। अगले ही पल उसके दाहिने हाथ से आदमखोर किंग कांग एप की एक उग्र गर्जना सुनाई दी। उसका पूरा दाहिना हाथ कांप रहा था और उसकी शक्ति तबाही मचा रही थी। लेवल 7 के डिमन बीस्ट ने जब आर्यन को अपनी ओर बढ़ते देखा तो उसका शरीर अचानक धुंधला पड़ गया और तेजी से आर्यन की ओर बढ़ा। आर्यन भाई तेंदुआ लड़की को चिंता होने लगी। थोड़ी देर पहले जब बीस्ट ने उस पर लात से हमला किया था तो उसे उसकी खतरनाक शक्तियों का अंदाजा लग चुका था। आर्यन की आंखें थोड़ी ऊपर उठी और भौहें सिकुड़ गई। फिर उसने विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया और उसका शरीर धुंधला पड़ गया। आर्यन, तुम्हारी विंड शेडो स्टेप तकनीक का स्तर लेवल 2 से बढ़कर लेवल 3 पर पहुंच गया है। आर्यन ने सिस्टम की आवाज पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगले ही पल उसका शरीर 1 सेकंड से भी कम समय में 10 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया। विंड शेडो स्टेप तकनीक का स्तर बढ़ने से उसके पास टेलीपोर्टेशन की शक्तियां आ चुकी थी, लेकिन वो केवल ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर की दूरी तक टेलीपोर्ट कर सकता था। हालांकि ये दूरी सुरक्षित नहीं थी। लेवल 7 के उस बीस्ट की शक्तियां भर ही उसे उड़ाने के लिए काफी थी। लेकिन आर्यन फिर भी नहीं रुका। अपने एक पैर को पटकते हुए उसने हवा में छलांग लगाई और दाहिने हाथ की जादुई शक्ति को छोड़ा। यह सभी शक्तियां सीधे ड्रैगन स्लेयर में घुस गई, जिनसे ड्रैगन स्लेयर और भी ज्यादा उग्र हो गया। फिर आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें फायर शक्तियां भी मिली हुई थी। सभी शक्तियों को ड्रैगन स्लेयर के साथ मिलाने के बाद उसने ड्रैगन स्लेयर ब्लेड पर पकड़ मजबूत की और सीधे बीस्ट के सिर पर हमला किया। बूम! जब उसने हमला किया तो ड्रैगन स्लेयर से गगनचुंबी आग की लपटें निकली, जो बेहद खतरनाक थी। जैसे ही हमला बीस्ट के सिर पर लगा, एक तेज धमाके की आवाज चारों तरफ गूंज गई। बूम! जब धमाके की धूल गायब हुई
तो विशाल डिमन बीस्ट के सिर के ऊपर एक चमकीला लाल क्षति मूल्य दिखाई दिया। -102 इंच। यह बहुत कम नुकसान था। आर्यन को अब घबराहट होने लगी। यह वास्तव में बहुत कम नुकसान था। यह इतना कम नुकसान था कि उस डिमन बीस्ट को केवल बाल बराबर नुकसान हुआ होगा। दाहिने हाथ की जादुई शक्ति के साथ ड्रैगन स्लेयर को इस्तेमाल करते हुए अगर इससे किसी लेवल 4 के डिमन बीस्ट पर हमला किया जाता तो उसका कम से कम आधी शक्तियों का नुकसान होता। लेकिन अब आर्यन अवाक था। वो अनुमान भी नहीं सकता था कि बीस्ट कितना शक्तिशाली था। यह वास्तव में बहुत डरावना था। इसके तुरंत बाद उसने सिस्टम के पारदर्शी पर्दे पर उसकी विशेषताओं की जांच की। डिमन बीस्ट पहाड़ी शैतान, स्तर लेवल 7, विनाशकारी शक्तियां 9 सितारे, बचाव 10 सितारे, स्किल अजय ढाल डिमन कट। विवरण पहाड़ी शैतान में हजारों किलोमीटर के दायरे में हमला करने की अद्वितीय शक्ति है। यह एक युद्ध बुर्जुग के हमलों को अजय ढाल की मदद से आसानी से रोक सकता है और यह डिमन कट की मदद से फायर डिमन की शक्ति को इकट्ठा कर सकता है। इसकी शक्ति असीम है। विवरण 2 पहाड़ी शैतान में टाइटन ब्लड लाइन का एक निशान है। विवरण 3 अद्वितीय। पहाड़ी शैतान की विशेषताओं को देखते हुए आर्यन की खोपड़ी सुन्न हो गई। एक अजय रक्षा ढाल, एक अजय आक्रमण हमला। मैं इसे कभी मार भी पाऊंगा। क्या सच में ऐसे भी डिमन बीस्ट होते हैं? वो पूरी तरह से हैरान परेशान था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ड्रैगन स्लेयर की मदद से भी मैं अभी केवल उसे लगभग 100 अंक का ही नुकसान पहुंचा पाया। सिर्फ एक 10 सितारा बचाव ही काफी है। अजय ढाल की तो बात ही छोड़ो। इसके अलावा टाइटन ब्लड लाइन क्या है? क्या टाइटन आमतौर पर गहरे समुद्र में नहीं छिपते हैं? इसके पास टाइटन ब्लड लाइन कैसे हो सकती है? यह सोचते और घबराते हुए आर्यन कई कदम पीछे हट गया, लेकिन उसका वहां से भागने का कोई इरादा नहीं था। सुबह का वक्त करीब आते जा रहा था और वो अभी भी एक लेवल 5 के डिमन बीस्ट का शिकार नहीं कर पाया था। अगर उसे सेना की परीक्षा में पास होना था तो उसे किसी भी हालत में इसी लेवल 7 के डिमन बीस्ट को मारना होगा, क्योंकि अब उसके पास लेवल 5 के डिमन बीस्ट को खोजने का समय नहीं था। इसके अलावा पहाड़ी शैतान की ताकत और बचाव को खतरनाक कहा जा सकता है, लेकिन एक डिमन बीस्ट जितना अधिक शक्तिशाली होगा उतनी ही अधिक शक्तिशाली चीजें उसे सिस्टम द्वारा मिलेंगी। सिस्टम के अब तक के अनुभव के हिसाब से वो इस चीज का पता लगा चुका था। शक्तिशाली चीजों के बारे में सोच सोच कर ही उसका खून उबाल मार रहा था। मुझे इसे मारना ही होगा। फिर वो तेंदुआ लड़की की ओर मुड़ा और उससे कहा, तुम थोड़ी लंबी दूरी से हमला करो। तुम्हारे पास अभी पास से हमला करने के लिए कोई बचाव शक्ति नहीं है। ठीक है, आर्यन की बात समझते हुए तेंदुआ लड़की तुरंत कुछ कदम पीछे हट गई। इसके तुरंत बाद आर्यन ने अपनी सोलस्टम तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे उसके शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में शक्तियां बहने लगीं। अब उसकी सभी शक्तियां दोगुनी हो गई थी। उसका दाहिना हाथ के हिलने के साथ साथ जादुई शक्ति का बहाव बढ़ने लगा और हाथ हिलता रहा। वो अभी पहाड़ी शैतान की कमजोरी की तलाश में था। कोई भी डिमन बीस्ट भले ही कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, उनकी कोई ना कमजोरी तो होती थी। एक बार कमजोरी मिलने के बाद वो आसानी से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। तेंदुए की लड़की ने एक निश्चित दूरी से उस पर हमला किया, लेकिन पहाड़ी शैतान ने उसे देखा भी नहीं और हमले को अपने शरीर पर होने दिया। इसके बजाय वो आर्यन की ओर भागा, एक ऊंचे पेड़ को उखाड़कर और उसे एक ब्लेड की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने आर्यन पर हमला किया। टेलीपोर्ट। आर्यन का शरीर तुरंत धुंधला पड़ गया और 10 मीटर पीछे दिखाई दिया, लेकिन पहाड़ी शैतान ने जिस पेड़ का इस्तेमाल करते हुए हमला किया था वो 10 मीटर से भी ज्यादा लंबा था, जिससे बचने के लिए आर्यन ने हवा में उछलते हुए एक बार फिर विंड शेडो स्टेप तकनीक की मदद से टेलीपोर्ट किया। फिर उसने ड्रैगन स्लेयर तकनीक और दाहिने हाथ की जादुई शक्ति का एक साथ इस्तेमाल किया। ड्रैगन स्लेयर तकनीक की शक्तियों की वजह से ड्रैगन स्लेयर ब्लेड फायर शक्तियों से जलने लगा। इस बार आर्यन पहाड़ी शैतान से कम 10 मीटर दूर था। उसने सीधे उसकी गर्दन को निशाना बनाया और हमला किया। अब थोड़ा मजा और चख। ड्रैगन स्लेयर ब्लेड से एक रोशनी निकली जो आग की लपटों से घिरी हुई थी और चाबुक की तरह लहराते हुए सीधे पहाड़ी शैतान की गर्दन से लिपट गई।
थोड़ी सी और ज्यादा ताकत लगाने के बाद चाबुक की पकड़ पहाड़ी शैतान की गर्दन पर और ज्यादा कस गई। आग की लपटें फूट पड़ी। बूम। -1289 इंच। पहाड़ी शैतान के सिर के ऊपर एक 4 अंकों की क्षति तैर रही थी। यह पहले की तुलना में 10 गुना अधिक था, लेकिन यह अभी भी काफी नहीं था। पहाड़ी शैतान की HP 9 लाख से अधिक थी और यह थोड़ा सा नुकसान बेकार था। इसके अलावा आर्यन ने यह सोचने की हिम्मत भी नहीं की कि यह निश्चित रूप से उसकी कमजोरी नहीं थी। इससे पहाड़ी शैतान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो आर्यन की ओर मुड़ा, अपने शरीर से खतरनाक मात्रा में शक्तियां निकाली और हमला किया। डिमन कट। अचानक सैकड़ों हजार बंजर पहाड़ हिलने लगे। फायर की शक्तियां चारों ओर से इकट्ठा होते हुए उसके हाथ पर जमा होने लगीं। यह बहुत तेजी से जमा हो रही थी। 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में पहाड़ी शैतान ने अपना हाथ हवा में लहराया। तभी आसमान से एक फायर शक्तियों का हमला आर्यन की ओर बढ़ने लगा, जो आग की सुनामी के रूप में था। आर्यन ने तुरंत उससे बचने के लिए विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन वो केवल 10 मीटर दूर तक ही टेलीपोर्ट हो सकता था। आग की सुनामी नीचे आते हुए उसके करीब बढ़ती जा रही थी। उसका मन तनावग्रस्त हो गया और वो जल्दी से विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भागने लगा। बूम। आर्यन जहां भी जाता, आग की सुनामी हवा को चीरते हुए उसका पीछा करने लगती। जैसे ही आग की सुनामी आर्यन पर गिरी, वो केवल एक कदम आगे होने की वजह से बच गया। हालांकि उसे कोई चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन हमले की शक्तियों की वजह से उसका शरीर लगभग जल गया था और उसका पूरा शरीर अतुलनीय दर्द में था और गर्माहट असहनीय थी। उसकी खाल लाल और गर्म हो गई थी। आर्यन ने कसकर अपने दांत भींच लिए। यह कैसे हो सकता है? यह वास्तव में असंभव है। आर्यन ने अपने दाहिने हाथ से जमीन पर थप्पड़ मारा और उछल पड़ा। अपने सामने विशाल डिमन बीस्ट को देखते हुए उसकी आंखें भयावह हो गईं। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे मार सकते हो। क्या हुआ जो तुम लेवल 7 के डिमन बीस्ट हो? तुम मुझे छू भी नहीं सकते, आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा। जब वो यह बोल रहा था, पहाड़ी शैतान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो उसका डिमन कट का हमला उसे मारने में विफल रहा था और ऊपर से वो उसका मजाक भी उड़ा रहा था। फिर उसने अपना एक पैर उठाया और आर्यन को रौंद कर मारने के लिए तैयार हो गया। तभी आर्यन की नजरें पहाड़ी शैतान के पैर के निचले हिस्से पर पड़ी। वहां काले धब्बे जैसा एक निशान था। इसके पैरों के तलवों पर काला धब्बा क्यों है? क्या यह उसकी कमजोरी हो सकती है? यह सोचते हुए उसकी भौहें सिकुड़ गई। चाहे कुछ भी हो, मुझे कोशिश करनी होगी। अगर वो उसकी कमजोरी नहीं ढूंढ पाया तो वो उसे कभी भी नहीं मार पाएगा। पहाड़ी शैतान बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। अगर वो उसे मारना चाहता था तो वो केवल अपनी बुद्धि पर भरोसा कर सकता था। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ठीक है, चलो देखते हैं कि कौन किसको मारता है। आर्यन ने अपनी जगह से उछलते हुए एक छलांग लगाई, ड्रैगन स्लेयर को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और सीधे पहाड़ी शैतान के तलवों पर मौजूद काले धब्बे को निशाना बनाते हुए हमला किया। जैसे ही ड्रैगन स्लेयर सीधे काले धब्बे पर लगा, पहाड़ी शैतान के सिर के ऊपर एक चमकीला लाल क्षति मूल्य दिखाई दिया। -10,988 इंच। हाँ, आर्यन इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। 5 अंकों की क्षति, जरूर यही इसकी कमजोरी है। पहाड़ी शैतान दर्द से चिल्लाया, लेकिन उसने सिर्फ दर्द के कारण आर्यन पर हमला करना नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने और भी ज्यादा उग्रता से हमला किया। यह इतना शक्तिशाली हमला था कि हवा के फटने तक की आवाज सुनाई दी। आर्यन उसके पैरों से केवल कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर था। अगर वो अपनी जगह से नहीं हटता तो कुचला जाता। ड्रैगन स्लेयर ब्लेड को पहाड़ी शैतान के पैर से बाहर निकालना उसके लिए पहले से ही असंभव था। इसलिए उसने अपना दिल कठोर कर लिया और चिल्लाया, अब ऐसे ही दर्द में मरो। उसने ड्रैगन स्लेयर को छोड़ दिया और अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के तलवों को पकड़ा और अपने अंगों को फैलाया। जब पहाड़ी शैतान का शक्तिशाली पैर का हमला आर्यन से बस केवल 1 मीटर की दूरी पर था, तो उसके गले से एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आई। टोडिंग स्किल। इसके तुरंत बाद आर्यन का शरीर वहां से उछलते हुए गायब हो गया। बूम।
बूम बूम। पहाड़ी शैतान का पैर जैसे ही जमीन पर पड़ा, चारों ओर रेत और धूल उड़ने लगी। घाटी हिंसक रूप से हिल रही थी और पहाड़ी शैतान बिना रुके चिल्ला रहा था क्योंकि ड्रैगन स्लेयर पूरी तरह से उसके पैर के निचले हिस्से में घुस गया था। -10,222 इंच, -10,982 इंच, -9,833 इंच। उसके सिर के ऊपर लाल रंग से चमकते हुए क्षति मूल्य तैर रहे थे। पहाड़ी शैतान इसे बिल्कुल भी रोक नहीं सका। वो अपने पैरों के तलवों से ड्रैगन ब्लेड को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन आर्यन उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने दे सकता था। यह देखकर कि उसकी एचपी लगातार कम हो रही थी, आर्यन को पता था कि यह उसकी जान लेने का सही मौका है। सोलस्टम तकनीक। उसके शरीर में अचानक बिजली की रफ्तार से शक्तियां बहने लगीं और उसकी सभी शक्तियां दोगुनी हो गई। फिर एक तोप के गोले की तरह उसका शरीर आगे बढ़ा जो सीधे पहाड़ी शैतान के पेट से टकराया। टोडिन स्किल का दूसरा पड़ा। बैंग। पहाड़ी शैतान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। एक तो उसके पैर में ड्रैगन स्लेयर घुसा हुआ था जो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था, दूसरी ओर आर्यन उसके पेट पर लगातार हमला कर रहा था। वो एक वक्त पर केवल एक हमले से बचाव कर सकता था। पहाड़ी शैतान ने अपना एक हाथ घुमाया और अपने पेट पर मौजूद आर्यन पर हमला किया। हाँ, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? क्या तुम इसे बाहर निकालना चाहते हो? सपना देखो। आर्यन उन्मादी ढंग से हंसा। अगर वो पहाड़ी शैतान को ऐसे ही रोके रखता है और उसे ड्रैगन स्लेयर को बाहर नहीं निकालने देता है, तो पहाड़ी शैतान धीरे धीरे एचपी खत्म होने से जल्द मर जाएगा। पहाड़ी शैतान के हमले को देखकर वो तुरंत दूसरी तरफ कूद गया और उसका मजाक उड़ाया। तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। हा। इससे पहाड़ी शैतान को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। एक इंसानी बच्चे द्वारा मजाक उड़ाया जाना उसे कतई बर्दाश्त नहीं था। उसने तुरंत गुस्से में अपना पैर पटका, लेकिन इससे उसे और ज्यादा दर्द होने लगा क्योंकि ड्रैगन स्लेयर अभी भी उसके पैर में अटका हुआ था, जो और ज्यादा गहराई से अंदर घुस गया। यह बेहद दर्दनाक था। -20,990 इंच। आर्यन ने नुकसान के 6 अंकों को देखा और उत्साह से हंसा। यह बहुत अच्छा है, आओ मुझे मारो, आओ मुझे मारो। पहाड़ी शैतान की हालत बहुत ज्यादा दयनीय लग रही थी। तेंदुआ लड़की भी इसे देखने की हिम्मत नहीं कर सकी। पहाड़ी शैतान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने दिल में आर्यन के पूर्वजों की सभी पीढ़ियों को कोसा और लापरवाही से एक विशाल पेड़ को पकड़ लिया। डिमन कट। उसने लगभग अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया और विशाल पेड़ से आर्यन पर हमला किया। यह इतना ताकतवर हमला था कि आसपास की पूरी जमीन हिलने लगी, आसमान में बादल उमड़ने लगे, हवाएं तेज चलने लगीं और हवाओं के झोंकों के साथ आग की लपटें भी जल रही थी। आर्यन ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। अगर वो इस हमले से पल भर के लिए और कुछ मीटर दूर भी रहता तो भी उसके लिए बचना मुश्किल था और वो तुरंत मारा जाता। पहाड़ी शैतान की शक्तियां बहुत ज्यादा भयानक थी। जैसे ही डिमन कट का हमला उसके करीब पहुंचा, तुरंत उसका शरीर वहां से गायब हो गया। टेलीपोर्ट। वो हमले से बच गया, लेकिन आर्यन को जिसकी उम्मीद नहीं थी वो यह थी कि पहाड़ी शैतान बिल्कुल नहीं रुका और तुरंत एक दूसरा हमला किया, डिमन कट। आर्यन बहुत ज्यादा डर गया। उसने सिस्टम के पारदर्शी पर्दे पर केवल इतना देखा था कि उसके पास डिमन कट नाम का एक हमला था, लेकिन वहां कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था कि वो लगातार 2 हमले कर सकता है। बूम बूम बूम। पहाड़ी शैतान ने डिमन कट के लगभग 18 हमले लगातार किए। आर्यन इतना डर गया था कि उसका दिल लगभग उसके मुंह से उछलकर बाहर निकलने वाला था और उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ने वाली थी। 18 लगातार कट है ना? उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, ड्रैगन स्लेयर को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन उसी समय उसे अचानक याद आया कि ड्रैगन स्लेयर अभी भी पहाड़ी शैतान के पैर में घुसा हुआ था। आर्यन का शरीर कांपने लगा और उसका दिल निराशा में डूब गया। अब उसे बचने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसपास सब कुछ अंधेरे में डूब गया हो। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था।
खतरनाक पहाड़ी शैतान को देखते हुए उसने गर्जना की, लगातार 18 कट भयानक है ना? मैं तुम्हें अब ड्रैगन कट के 199 कट का अनुभव कराऊंगा। इसके तुरंत बाद उसका हाथ हिला और उसमें शक्तियां बहने लगी, जिससे उसका पूरा हाथ एक रोशनी से ढक गया। अब जब उसके पास ड्रैगन स्लेयर नहीं था तो वो अपने हाथ को एक ब्लेड के रूप में इस्तेमाल करने वाले था। फिर उसने ड्रैगन स्लेयर तकनीक के 7 वारों का इस्तेमाल किया। त्वचा खोल, नस तोड़, हड्डी तोड़, रक्त बर्बाद, आत्मा नष्ट, आत्मा डर और जिंदगी खात्मा। ड्रैगन स्लेयर तकनीक के 7 वारों के बाद उसने ड्रैगन कट के पहले पड़ाव हवा कट और दूसरे पड़ाव तूफान कट का इस्तेमाल किया। पहाड़ी शैतान की शक्तियां उसकी तुलना में बहुत ज्यादा थी और उसका शरीर भी उसकी तुलना में बहुत ज्यादा विशाल था। अगर आर्यन को उसे जान से मारना था तो उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना मरने वाले वो खुद होगा। टेलीपोर्ट विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वो सीधे पहाड़ी शैतान के सिर के पास पहुंच गया। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उन दोनों की आंखें मिली। आर्यन उसके सामने बहुत छोटा था। पहाड़ी शैतान की आंखें खून से लथपथ थीं। उसकी गुस्से से भरी दोनों आंखें सीधे आर्यन की ओर देख रही थीं। उसने अपना खतरनाक मुंह खोला और आर्यन के शरीर को 2 हिस्सों में फाड़ने के लिए हमला किया। पहाड़ी शैतान के दांत अगर किसी चट्टान पर पड़ते, उसके हजारों टुकड़े हो जाते। आर्यन की तो बात ही छोड़ो। इससे पहले कि पहाड़ी शैतान का मुंह आर्यन तक पहुंच पाता, उसके हाथ में जलती रोशनी भड़क उठी और उसका शरीर बिजली की रफ्तार से पहाड़ी शैतान के चारों ओर घूमने लगा। हुश हुश हुश, हुश हुश हुश, हुश हुश हुश। आर्यन उसके चारों ओर घूमते हुए ड्रैगन स्लेयर तकनीक के 7 वारों हवा कट और तूफान कट के साथ लगातार हमला कर रहा था। 10वां कट, 50वां कट, 100वां कट, 150वां कट। पहाड़ी शैतान के शरीर पर लगातार कट लग रहे थे और लगातार नुकसान अधिक से अधिक होता जा रहा था। 150 कटाव पर पहाड़ी शैतान अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गुस्से में एक दहाड़ के साथ उसके शरीर पर एक कवच दिखाई दिया। अजय ढाल। तो क्या हुआ अगर यह एक ढाल है? मैं इसे भी तोड़ दूंगा। बचे 39 कट अभी भी पागलपन से जारी किए जा रहे थे और इस समय आर्यन पूरी तरह से पागलपन की स्थिति में आ गया था। अगर तुम नहीं मरोगे तो मैं भी आराम नहीं करूंगा। ड्रैगन स्लेयर तकनीक के 7 वारों के बाद हवा कट और तूफान कट का हमला किया जा रहा था, जिससे नुकसान दोगुना हो रहा था। पहाड़ी शैतान की चिंखें पूरी घाटी में गूंज रही थी। इसके अलावा ड्रैगन स्लेयर अभी भी उसके पैर में घुसा हुआ था, जिससे नुकसान के अंकों में 3 से 4 गुना बढ़ोतरी हो रही थी। 199वां कट। इसी के साथ पहाड़ी शैतान की पूरी एचपी खत्म हो गई और उसकी सांसें थम गई। जैसे ही पहाड़ी शैतान मरा, आर्यन ने तुरंत स्ट्राइकिंग मूल्य का इस्तेमाल किया। आर्यन, तुम्हें लेवल 7 के डिमन बीस्ट को मारने पर एक ही एक्सपी पॉइंट, 1 ट्रयू एनर्जी पॉइंट और 1 सिस्टम पॉइंट मिला है। आर्यन, तुम्हें पहाड़ी शैतान का क्रिटिकल डिमन कोर मिला है। क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हैं? आर्यन, तुम्हें पहाड़ी शैतान की अजय ढाल मिली है। क्या तुम इसे प्राप्त करना चाहते हो? आर्यन, तुम्हें पहाड़ी शैतान की डिमन कट तकनीक मिली है। क्या तुम इसे कल्टीवेट करना चाहते हो? आर्यन, तुम्हें पहाड़ी शैतान का टाइटन ब्लड मिला है। क्या तुम टाइटन ब्लड लाइन को फ्यूज करना चाहते हो? आर्यन, तुम्हें पहाड़ी शैतान को मारने पर एक येलो स्प्रिंग्स डिवाइन स्वॉर्ड मिली है। आर्यन, तुम्हारी युद्ध आत्मा स्तर की शक्तियों का लेवल 6 से बढ़कर 7 हो चुका है। आर्यन, तुम्हें लेवल 7 के पहाड़ी शैतान डिमन बीस्ट को मारने पर एक खास पुरस्कार मिला है। स्तर +1, वर्तमान स्तर है युद्ध आत्मा लेवल 8। आर्यन, तुम्हारी ड्रैगन स्लेयर तकनीक का स्तर लेवल 2 से बढ़कर लेवल 3 हो चुका है। आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाजें लगातार गूंज रही थी, जिससे उसके कान सुन्न पड़ गए थे और साथ ही उसका खून उबल रहा था। हर बार जब वो सिस्टम की आवाज सुनता तो वो खुश हो जाता। यह एहसास बहुत ज्यादा अच्छा था। क्रिटिकल डिमन कोर, ये क्या है? इसके तुरंत बाद आर्यन ने जल्दी से इसकी विशेषताओं की जांच की। वस्तुतः क्रिटिकल डिमन कोर लेवल 7। विवरण: क्रिटिकल स्ट्राइक विशेषता बोनस शामिल है। क्रिटिकल स्ट्राइक, ये तो बहुत अच्छा है। इसे देखकर आर्यन तुरंत खुश हो गया और कहा, फ्यूज करो।
क्रिटिकल स्ट्राइक स्वर्ग की अवहेलना करने वाला गुण था। इसकी विशेषता की तुलना में प्राकृतिक तत्वों की विशेषताएं बहुत कमजोर थीं। क्रिटिकल स्ट्राइक विशेषता के साथ यह क्रिटिकल स्ट्राइक के नुकसान को बढ़ा सकता था और पल भर में किसी भी शक्तिशाली दुश्मन को मार सकता था। क्रिटिकल स्ट्राइक डिमन कोर सफलतापूर्वक फ्यूज हो चुका है। क्रिटिकल स्ट्राइक प्लस 10%। अद्भुत। अगला, अजय ढाल। आर्यन ने अपने दिल में कहा, मुझे यह चाहिए। आर्यन, तुम्हें अजय ढाल मिल चुकी हैं। विशेषताओं की जांच करने के लिए सिस्टम के पारदर्शी पर्दे को देखो। आर्यन ने तुरंत इसकी विशेषताओं की जांच करने के लिए सिस्टम के पारदर्शी पर्दे को देखा। वस्तु, अजय शील्ड। स्तर लेवल 9 हेवन स्टेज। उपभोग 5000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स प्रति सेकंड। समय सीमा 5 सेकंड। विवरण, अजय शील्ड को सक्रिय करने के बाद युद्ध सम्राट के हमलों से भी आसानी से बचा जा सकता है। हाँ, आर्यन अपनी हंसी रोक नहीं सका। अब युद्ध सम्राट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अजय शील्ड वास्तव में अजय है। यह बहुत अच्छा है। अगर मैं भविष्य में किसी युद्ध सम्राट से मुकाबला करता हूँ तो मुझे डरने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। इसे सबसे अच्छा बचाव कहा जा सकता था। पूरे फायर ग्लास राजवंश में युद्ध सम्राट स्तर का कोई योद्धा नहीं था, इसलिए यह कहा जा सकता है कि कोई भी आर्यन के बचाव को तोड़ नहीं पाएगा। हालांकि अजय शील्ड की ट्रयू एनर्जी उपभोग मात्रा कुछ ज्यादा ही था। अगर आर्यन पहले की तरह एक लेवल 6 युद्ध आत्मा स्तर का योद्धा होता तो वो कभी भी इतनी ट्रयू एनर्जी खर्च करना वहन नहीं कर पाता। लेकिन अब पहाड़ी शैतान को मारने के बाद वो लेवल 8 युद्ध आत्मा स्तर का योद्धा बन चुका था और 50,000 पॉइंट्स तक ट्रयू एनर्जी इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए उसे प्रति सेकंड केवल 5000 पॉइंट खर्च होने की ज्यादा चिंता नहीं थी। डिमन कट कल्टीवेट करो। आर्यन ने अगली चीज को देखते हुए कहा। कल्टीवेट करने में असमर्थ। केवल एक डिमन योद्धा ही इस तकनीक को कल्टीवेट कर सकता है। आर्यन चौंक गया। अगर उसे इस तकनीक को कल्टीवेट करना था तो उसे एक डिमन योद्धा बनने की जरूरत थी। वो डिकोनिक कल्टीवेटर की मदद से ऐसा कर भी सकता था, लेकिन अभी के लिए वो ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक बार डिमन योद्धा बनने के बाद उसे वापस इंसान बनने के लिए पूरे एक दिन और एक रात का वक्त लगेगा और अभी के लिए उसके पास इतना वक्त नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद आर्यन ने हार मान ली। चूंकि वो अभी इसे कल्टीवेट नहीं करना चाहता था तो वो इसे बाद में भी कल्टीवेट कर सकता था। टाइटन ब्लड लाइन। आर्यन थोड़ा उत्साहित था। इस तरह की ब्लड लाइन एक शीर्ष स्तर का अस्तित्व था। फिर उसने इसकी विशेषताओं को देखा। वस्तु, टाइटन ब्लड लाइन। स्तर डिवाइन स्टेज ब्लड लाइन। विवरण, टाइटन ब्लड लाइन को फ्यूज करने के बाद एक योद्धा टाइटन की शक्ति प्राप्त हो सकती है और एक शक्तिशाली टाइटन में बदल सकता है। मैं टाइटन में बदल सकता हूँ। आर्यन की आंखें चमक उठी। टाइटन गहरे समुद्र का अधिपति है। अगर मैं एक टाइटन में बदल सकता हूँ तो यह कितना भयानक होगा। क्या आप इसे फ्यूज करना चाहते हैं? आर्यन ने एक पल सोचने के बाद भी फ्यूजन को छोड़ने का फैसला किया। ब्लड लाइन को केवल एक बार चुना जा सकता था और टाइटन ब्लड लाइन को फ्यूज करने के बाद वो किसी और ब्लड लाइन को नहीं चुन सकता था। आर्यन थोड़ा नाखुश नजर आ रहा था, क्योंकि हर बार सिंह परिवार के योद्धाओं और फायर ग्लास शहर के लोगों द्वारा उसका शून्य ड्रैगन ब्लड होने की वजह से बहुत मजाक उड़ाया जाता था। हालांकि वो इसे फ्यूज करना चाहता था, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि पूरे तरंग महाद्वीप पर ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन सबसे ज्यादा शक्तिशाली ब्लड लाइन में से एक मानी जाती थी। आर्यन भी सिंह परिवार के बाकी बुजुर्गों की तरह ड्रैगन को मारकर अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन प्राप्त करना चाहता था, तभी वो एक सच्चा यंग मास्टर कहलाया जाता। अंतिम वस्तु, येलो स्प्रिंग्स डिवाइन स्वॉर्ड। आर्यन थोड़ा उत्साहित हो गया। यह एक डिवाइन स्वॉर्ड थी जो ड्रैगन स्लेयर के अलावा एकमात्र स्पिरिचुअल ब्लेड थी। उसने तुरंत इसकी विशेषताओं की जांच की। वस्तु है येलो स्प्रिंग्स डिवाइन स्वॉर्ड। स्तर डिवाइन स्टेज। विनाशकारी शक्ति यह 10 सितारे। बचाव शक्ति कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हत्या की शक्ति यह 9 सितारे। विवरण है, यह स्वॉर्ड येलो स्प्रिंग्स के खून से बनाई गई थी और इसमें येलो स्प्रिंग्स की डिवाइन शक्ति है।
विवरण 2 एक छिपी हुई स्वॉर्ड तकनीक नेदरवर्ल्ड सोल रिटर्निंग स्वॉर्ड तकनीक के साथ हमला करने पर स्वॉर्ड अजय होगी और जब तक कोई मर नहीं जाता तब तक वापस नहीं लौटेगी। विवरण 3 यह स्वॉर्ड तकनीक एक हताश स्वॉर्ड तकनीक है। कोई बचाव नहीं है, केवल आक्रमण है और इसे अनथीन स्वॉर्ड के रूप में भी जाना जाता है। जब आर्यन ने यह वर्णन देखा तो उसका खून तुरंत खौल उठा। इसका मतलब जब मैं इसकी मदद से किसी पर हमला करूंगा, यह जब तक वापस नहीं लौटेगी तब तक वो मर नहीं जाता। यह तो बिल्कुल मेरी तरह है, हा हा हा। यह मेरे लिए तैयार की गई थी। अद्भुत। आर्यन बहुत ज्यादा खुश था। अब उसके पास न केवल एक डिवाइन स्वॉर्ड थी बल्कि एक डिवाइन स्टेज तकनीक, एक हेवन स्टेज शील्ड और उसकी शक्तियां 2 स्तरों से बढ़ चुकी थी। एक पल में वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गया था। आर्यन पहाड़ी शैतान के शरीर के पास गया और उसके पैरों के तलवों से ड्रैगन स्लेयर को बाहर निकाला। अगर ड्रैगन स्लेयर उसकी कमजोर जगह पर घुसा नहीं होता तो उसे मारना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर को पूरी तरह से उसके तलवों से बाहर निकाल लिया। उसकी नोक से भारी मात्रा में खून टपक रहा था और खतरनाक शक्तियां बाहर निकल रही थीं। ड्रैगन स्लेयर का अस्तित्व कुछ ऐसा था जिसे देखने भर से ही लोगों के दिलों में डर बैठ जाता था। हालांकि यह केवल एक टूटा हुआ ब्लेड था, लेकिन इससे निकलने वाली शक्तियां बहुत ज्यादा खौफनाक थी। यह युद्ध के देवता की तरह दबंग था। आर्यन ड्रैगन स्लेयर से बहुत ज्यादा खुश था। मैं बहुत जल्द तुम्हारे दूसरे हिस्से को ढूंढ लूंगा, उसने ड्रैगन स्लेयर को प्यार से सहलाते हुए कहा। तभी ड्रैगन स्लेयर जोर जोर से हिलने लगा और उससे बेहद शक्तिशाली आभा बाहर निकलने लगी। अचानक रोशनी से बनी एक ड्रैगन की आकृति उससे बाहर निकली और जोर जोर से दहाड़ने लगी। ड्रैगन स्लेयर पूरी तरह से लाल रोशनी में ढक चुका था। अचानक आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज सुनाई दी। ड्रैगन स्लेयर द्वारा टाइटन ब्लड अवशोषित कर लिया गया है, जिससे उसकी शक्तियों में बढ़ोतरी हुई है। यह सुनकर आर्यन दंग रह गया। हथियारों की शक्तियां और लेवल बढ़ना सामान्य बात थी, लेकिन अपने आप शक्तियां बढ़ाना यह कुछ असामान्य था। इसके अलावा आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ड्रैगन स्लेयर की शक्तियां बढ़ी। लेकिन जब सिस्टम द्वारा कही गई टाइटन ब्लड अवशोषित करने वाली बात पर उसका ध्यान गया तो वो तुरंत समझ गया कि ऐसा क्यों था। ड्रैगन स्लेयर काफी समय तक पहाड़ी शैतान के पैर में घुसा हुआ था, जिससे उसने उसका टाइटन ब्लड कुछ ज्यादा मात्रा में अवशोषित कर लिया होगा और उसकी शक्तियां बढ़ गई होंगी। चाहे कुछ भी हो, आर्यन बहुत ज्यादा खुश था और उसने तुरंत उसकी विशेषताओं की जांच की। हथियारा ड्रैगन स्लेयर अधूरा स्तर होली स्टेज, लेकिन अधूरा हिस्सा मिलने और फ्यूज होने के बाद इसका स्तर सुप्रीम स्टेज पर पहुंच जाएगा। वजन है 13,000 किलोग्राम। विनाशकारी शक्तियां 10 सितारे से भी अधिक। विवरण है ड्रैगन स्लेयर के हमले का डिमन बीस्ट पर 200% तक प्रभाव पड़ता है और ड्रैगन्स पर 500% तक प्रभाव पड़ता है। इसमें एक रहस्यमय तकनीक है जिसे ड्रैगन स्लेइंग स्ट्राइक कहा जाता है। विवरण 2 ड्रैगन स्लेयर शक्तिशाली बनने के लिए ब्लड को अवशोषित कर सकता है और ब्लड की शक्तियों से रोशनी के रूप में हमला कर सकता है। विवरण 3 वर्तमान में अभी आधा हिस्सा है, लेकिन यह शक्तियों को अपने आप अवशोषित कर सकता है और अपने आप शक्तियों का स्तर बढ़ा सकता है। ऐसा लग रहा था कि विशेषताओं में बहुत अंतर नहीं था, लेकिन अंतिम विवरण को पढ़कर आर्यन की धड़कनें बढ़ी हुई थी। क्या अपने आप शक्तियों को अवशोषित कर सकता है और बढ़ा सकता है? क्या इसका मतलब यह एक स्पिरिचुअल हथियार बन चुका है? स्पिरिचुअल हथियार 2 तरह के होते थे। एक स्पिरिचुअल हथियार जो अपनी खुद की समझ विकसित कर चुके होते थे और दूसरे वो जिनके पास अपनी खुद की समझ नहीं होती थी। अय्या मेरा छोटा दिल, आर्यन इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। ड्रैगन स्लेयर चाहे अधूरा ही क्यों ना, लेकिन वो उसका अपना हथियार था। हा डॉट। यह बहुत बढ़िया है। आर्यन बहुत ज्यादा खुश था। चलो अब तुम्हारी शक्तियों को देखते हैं। इसके बाद उसने ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़ लिया और पहाड़ी शैतान के सिर के पास गया। फिर उसने ड्रैगन स्लेयर में शक्तियां बहाते हुए एक जोरदार हमला किया। ड्रैगन स्लेयर खून की तरह लाल हो गया,
फिर उसमें से शक्तियों की एक खतरनाक लाल रोशनी बाहर निकली, जिसमें टाइटन ब्लड की शक्तियों की भी एक झलक नजर आई और सीधे पहाड़ी शैतान की गर्दन की ओर बढ़ गई। लाल रोशनी में इतनी ज्यादा शक्तियां भरी हुई थी कि आसपास की जमीन हिलने लगी, पेड़ टूट टूट कर गिरने लगे और आसमान में बादल उमड़ने लगे। अगले ही पल पहाड़ी शैतान का सिर किसी सब्जी की तरह कटकर नीचे जमीन पर लुढ़क गया। आर्यन अपने हाथों में ड्रैगन स्लेयर को देखते हुए लंबे समय तक अवाक रहा। बहुत शक्तिशाली, बहुत खतरनाक, हा हा हा, वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद आसमान साफ हो गया और उसने पहाड़ी शैतान के सिर को स्पेस रिंग में रख लिया। फिर उसने तेंदुआ लड़की को देखा जो चुपचाप टकटकी लगाए उसे ही घूर रही थी। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा। तेंदुआ लड़की ने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पागल हैं या दुष्ट हैं, आप हमेशा मेरे आर्यन रहेंगे, हमेशा मेरे पति रहेंगे। आखिरी दो शब्द कहने के बाद तेंदुआ लड़की का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। सुबह सूर्य के प्रकाश की पहली किरण की रोशनी में वो एक परी की तरह खूबसूरत नजर आ रही थी। जब आर्यन ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक मुस्कान फैल गई। इसके बाद वो आगे बढ़ा, तेंदुआ लड़की का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, चलो चलते हैं। वो मैंने आपको अपना असली नाम नहीं बताया था, आज से आप मुझे वाणी कहकर बुलाना, तेंदुआ लड़की ने शर्माते हुए कहा। जब उसने अपने हाथ को आर्यन के हाथों में देखा, यह तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आर्यन ने हैरान होते हुए पूछा। वो मैं वाणी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए। स्वाभाविक रूप से एक लड़की अपनी पहली मुलाकात में किसी अनजान व्यक्ति को अपना पूरा परिचय नहीं देगी। आर्यन समझ गया और उसने उस पर ज्यादा दबाव नहीं डाला। वैसे भी उसके पास ज्यादा समय नहीं था क्योंकि आज मिशन का अंतिम दिन था। उसे अंधेरा होने से पहले अंधेर घाटी वापस पहुंचना था। दूसरी तरफ अंधेर घाटी काले धुएं और लाशों से भरी हुई थी। सिंह परिवार की सेना पहले कभी इतनी दयनीय स्थिति में नहीं थी। यदि यह तथ्य नहीं होता कि अंधेर घाटी एक प्राकृतिक गढ़ था जिसकी रक्षा करना आसान था और हमला करना कठिन था, तो सिंह परिवार की सेना पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होती। यह सब पृथ्वी की वजह से था। अगर वो अलका के शब्दों पर विश्वास करता और भयंकर बाघ दर्रे का बचाव करता तो बाघेंद्र की डिमन सेना इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच पाती। लेकिन पृथ्वी को अभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि वो गलत था। अपने दिल की गहराई में वो आलोक, आर्यन और अलका से नफरत करता था। धिक्कार है, अगर वो कमीना प्रशिक्षण के लिए सेना में नहीं आया होता तो सिंह परिवार की सेना कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं होती। अलका ने भी सैन्य अनुशासन को नजरअंदाज कर दिया। यह सब उन्हीं दोनों की वजह से है। पृथ्वी का दिल गुस्से से भर गया था। उसे नहीं लगा कि इसमें उसकी थोड़ी सी भी गलती है। उसकी राय में सब कुछ अलका और आर्यन की गलती थी। बड़े भाई, अब यह सब बातें बेकार है। सबसे महत्वपूर्ण बात घेराबंदी से बाहर निकलने का रास्ता खोजना है। हम अंधेर घाटी में सिंह परिवार की पूरी सेना को मरने नहीं दे सकते, अतुल ने कहा। हाँ बड़े भाई, हमें पता है कि अंधेर घाटी एक प्राकृतिक गढ़ है जिसका बचाव करना आसान है और हमला करना मुश्किल है, लेकिन उनके लिए यह एक कटोरे में मछली को पकड़ने जैसा है। भले ही वो हमला ना करें, फिर भी हम 3 दिनों के अंदर घाटी में फंसकर मर जाएंगे। इस महीने सम्राट की ओर से हमें बहुत कम सैन्य खर्च मिला है। भोजन की कमी से हम 3 दिन भी अंधेर घाटी में नहीं टिक पाएंगे, बलदेव ने कहा। हमें पलटकर हमला करना चाहिए, अतुल ने कहा। पृथ्वी की भौहें हिल गईं और उसने कहा, घेराबंदी से बाहर निकलना अपनी कब्र खोदने जैसा है। पिछली रात मैंने शाही परिवार की सेना से मदद मांगने के लिए एक दूत कबूतर भेजा था। यह सुनकर अतुल और बलदेव दोनों दंग रह गए। बड़े भाई, क्या आपने शाही परिवार की सेना से हाथ मिला लिया है? अतुल ने सदमे में पूछा। बलदेव ने भी हैरानी से कहा, बड़े भाई, क्या आप शाही परिवार के चरित्र को नहीं जानते हैं? ग्रैंड एल्डर ने सिंह परिवार की सेना को शाही परिवार की सेना के साथ कोई भी लेन देन करने से साफ मना किया था। पृथ्वी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम लोग सिंह परिवार की वर्तमान स्थिति नहीं जानते?
अगर सिंह परिवार की सेना नहीं होती तो सिंह परिवार का अस्तित्व कब का मिट चुका होता। यहाँ तक कि सिंह परिवार की सेना के बिना सिंह परिवार को कोई भी आसानी से रौंद सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि ग्रैंड एल्डर सिंह परिवार को बचा सकता है? मुझे पहले ही खबर मिल चुकी है कि ग्रैंड एल्डर ने युद्ध सम्राट की शक्तियों को जबरदस्ती जारी किया था और अब वो जिंदा रहने के लिए भी गोलियों पर निर्भर है। एक बार ग्रैंड एल्डर के मरने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि सिंह परिवार को कौन बचा सकता है? क्या वो औसत दर्जे का आदमी नंदीश ऐसा कर सकता है? उसकी शक्तियां युद्ध बुजुर्ग से आगे नहीं बढ़ सकती हैं। फिर वो सिंह परिवार को कैसे बचाएगा? क्या वो आर्यन ऐसा कर सकता है जो शून्य ड्रैगन ब्लड के साथ एक कचरा है? वो केवल कचरे का एक टुकड़ा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अब तक वीरान पर्वत में मर चुका होगा। क्या तुम्हें लगता है कि उसे वीरान पर्वत की फ्लेम वैली में भेजना मेरी कोई योजना थी? यह रविकांत का आदेश था। फिर पृथ्वी ने गहरी सांस ली और आगे बोलना जारी रखा। हमें अपने भविष्य के लिए भी योजना बनानी होगी। हमें भी कोई रास्ता निकालना होगा। क्या तुम सच में चाहते हो कि हम सिंह परिवार के साथ ही विलुप्त हो जाएं? आर्यन के अंधेर घाटी पहुंचने से पहले ही रविकांत ने उसको मरवाने की साजिश रच ली थी और गुप्त रूप से पृथ्वी को भी अपने पक्ष में कर लिया था। इसके बाद पृथ्वी ने अलका को भड़काकर आर्यन के प्रति अलका के पक्षपात का इस्तेमाल किया और आर्यन को सीधे परीक्षा के अंतिम चरण फ्लेम वैली में भेज दिया। यह सब उसकी योजना का हिस्सा था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि बाघेंद्र की डिमन सेना अचानक अंधेर घाटी पर हमला कर देगी। लेकिन पृथ्वी को बिल्कुल चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने शाही परिवार की सेना को मदद के लिए पहले ही संदेश भेज दिया था और उसे पूरी उम्मीद थी कि वो जल्द से जल्द उसकी मदद करने आएंगे। फिर सिंह परिवार की सेना पर उसका राज होगा। पृथ्वी ने शालीनता से हंसते हुए कहा, भाइयों, हमारा महान भविष्य हमारे सामने है। शाही परिवार का अनुसरण करने से ही हमारा भविष्य होगा। हाँ हाँ हाँ। दूसरी ओर शाही सेना का शिविर। शाही सेना का एक भी सैनिक सिंह परिवार की सेना की मदद के लिए नहीं गया था। इसके अलावा शाही सेना के सेनापति दिनेश को पृथ्वी का कबूतर संदेश बहुत पहले ही मिल चुका था। फिर भी उसने एक भी सैनिक नहीं भेजा। इसके बजाय उसने सीधे लोगों को फायर ग्लास शहर की ओर भेजा था। महान सेनापति, क्या हम सैनिक नहीं भेजेंगे? दिनेश ने हंसते हुए कहा, सेना भेजें, बेशक हमें सेना भेजनी है, लेकिन अभी नहीं। हम सेना जब भेजेंगे तब सिंह परिवार की सेना और डिमन सेना आपस में लड़ रही होगी। वही हमारे लिए सही मौका होगा। दिनेश ने बोलना जारी रखा। फिर हम बची कुची सिंह परिवार की सेना को खत्म कर देंगे और डिमन सेना को मारकर भगाने के बाद अंधेर घाटी पर हमारा कब्जा होगा। इस तरह हम सिंह परिवार की सेना का नष्ट होने का दोष डिमन सेना पर डाल देंगे। अगर डिमन सेना नहीं भागी तो भी हमारी शाही सेना की ताकत के साथ उन्हें भारी नुकसान होगा। उस वक्त वो लोग फायर ग्लास शहर की ओर नहीं बढ़ पाएंगे और मजबूरी में उन्हें अंधेर घाटी में ही रुकना पड़ेगा। इस तरह हमारी शाही परिवार की सेना डिमन सेना को फायर ग्लास राजवंश पर आक्रमण करने से रोकने में सक्षम होगी। फिर सभी लोग शाही परिवार की सेना की सराहना करेंगे और जहां तक सिंह परिवार की सेना की बात है, जो मर गई उसका जिक्र कौन करेगा? हारने वालों के पास इतिहास में दर्ज होने की योग्यता नहीं होती। हा हा हा। एक बार जब सिंह परिवार की सेना नष्ट हो जाएगी तो सिंह परिवार का अंतिम सुरक्षात्मक ताबीज भी चला जाएगा और सिंह परिवार भी फायर ग्लास शहर से गायब हो जाएगा। उस समय सब कुछ हमारे शाही परिवार के कब्जे में होगा। हाँ हाँ हाँ। दिनेश शुरू से ही इस दिन का इंतजार कर रहा था। आखिरकार वो आ ही गया। फिर दिनेश ने थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, 30,000 शाही सैनिकों को जल्दी से इकट्ठा करो और उन्हें तेजी से काले पर्वत की ओर भेजो। जब तक मैं कोई आदेश ना दूं, तब तक वो अपनी जगह से हिलने नहीं चाहिए। ठीक है सेनापति। अंधेर घाटी, सिंह परिवार का सैन्य शिविर। ओजस का पूरा शरीर घायल था। वो सीधे भागते हुए पृथ्वी के तंबू में घुसा और जमीन पर घुटने टेकते हुए जोर से बोला, महान सेनापति, चलो घेराबंदी से बाहर निकलते हैं। यह हमारे पास सही मौका है। ओजस की बात खत्म होने से पहले ही पृथ्वी ने उसके निचले जबड़े पर लात मारी, उसकी ओर देखा और चिल्लाया, ओजस, मेरे धैर्य की एक सीमा है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं,
यह तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। यह लात बेहद शक्तिशाली थी, जिसके कारण ओजस चकरघिन्नी की तरह घूमते हुए जमीन पर गिर गया। ओजस ने अपने मुंह से खून थूका, अपने दांत कसे और उठते हुए कहा, सेनापति डिमन सेना ने काफी वक्त से हमला नहीं किया है। वो आराम कर रहे होंगे और अपनी ताकत जुटा रहे होंगे। अगर हम अभी बाहर निकलते हैं तो हम उन्हें आसानी से रोक सकते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ। बूम! पृथ्वी ने ओजस को फिर से लात मारी और उसे तंबू से बाहर फेंक दिया। इसके बाद वो खुद भी तंबू से बाहर निकला और गहरी आवाज में चिल्लाया, ओजस, तुम अपने वरिष्ठों का सम्मान करना भूल गए हो। तुम्हें रेड सेना के कमांडर के पद से हटाया जाता है। अगर तुमने फिर से ऐसा कोई अपराध किया तो तुम्हें सैन्य कानून द्वारा सजा दी जाएगी। इसके बाद पृथ्वी ने एक बादल गरजने जैसी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, जो पूरी अंधेर घाटी में गूंजने लगी, मेरे आदेश के बिना किसी को भी घेराबंदी से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वरना उन्हें अपराधी घोषित किया जाएगा और सजा दी जाएगी। जैसे ही उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंजी, सिंह परिवार की सेना के सभी योद्धाओं ने अपने दिलों में ठंडक महसूस की। सिंह परिवार की सेना की युद्ध लड़ने की ताकत बेहद मजबूत थी। भले ही वो चारों तरफ से घेर लिए गए हो और एक हताश स्थिति में हो, फिर भी उन्हें जल्दी से खत्म नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सिंह परिवार की सेना का सिद्धांत उन्हें कभी हार न मानना और आत्मसमर्पण न करना सिखाता था। स्थिति जितनी अधिक निराशाजनक होगी, सिंह परिवार की लड़ाई की ताकत उतनी ही मजबूत होगी। हर कोई जानता था कि घेराबंदी से बाहर निकलने का यह सबसे अच्छा समय था, लेकिन पृथ्वी ने बने रहने और घाटी की रक्षा करने का फैसला किया। यह सीधे मौत को दावत देना था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि पृथ्वी के आदेश ने 20,000 से अधिक सैनिकों का मनोबल हिलाया था। यह सबसे घातक था। यह कैसे हो सकता है? क्या हम अंधेर घाटी में ही मरने का इंतजार करेंगे? यह क्या हो रहा है? सेनापति पृथ्वी ने ऐसा आदेश क्यों दिया? डिमन सेना आराम कर रही है। अगर हम इस समय हमला करते हैं तो हम निश्चित रूप से उन सभी को मार देंगे। उस समय हम निश्चित रूप से घेराबंदी से बाहर निकलने में सक्षम होंगे। यहाँ तक कि सबसे साधारण सैनिक भी इस तरह की रणनीति के बारे में सोच सकता था। फिर पृथ्वी इसके बारे में कैसे नहीं सोच सकता था? बड़े भाई, भले ही हम शाही परिवार को चुने, फिर भी हमें घेराबंदी से बाहर निकलना होगा। अतुल अनिच्छुक था, लेकिन उसके सैनिकों और बलदेव के सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए वो पृथ्वी के खिलाफ नहीं जा सकता था। इसके अलावा अगर वो इस समय आपस में लड़ते तो वो और भी जल्दी मारे जाते। अब वो केवल पृथ्वी को घेराबंदी से बाहर निकलने की सलाह दे सकते थे। बलदेव ने भी कहा, यह सही है बड़े भाई, चलो घेराबंदी से बाहर निकलते हैं। पृथ्वी ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। अगर हम घेराबंदी से बाहर निकलने का विकल्प चुनते हैं, भले ही हम सफल हो जाएं, हमारा नुकसान भारी होगा। भले ही मैंने शाही परिवार की सेना से सौदेबाजी की है, लेकिन अगर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हमारी सेना को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और एक बार जब शाही परिवार की सेना यहाँ आएगी तो उनकी नजरों में हम कुछ नहीं होंगे। अगर हमें अपने अस्तित्व को बचाना है तो हमारे पास ज्यादा सैनिक होने चाहिए, ताकि शाही परिवार की सेना को हमारी कदर हो और हमें एक उच्च सैन्य रैंक मिले। इस तरह हम उनसे अच्छे से सौदाबाजी कर सकते हैं। पृथ्वी ने हंसते हुए आगे बोलना जारी रखा, शाही सेना हमारी मदद करने के लिए जरूर आएगी, क्योंकि शाही परिवार हमारी सेना पर कब्जा करना चाहता है। फायर ग्लास शहर में कोई भी सिंह परिवार की सेना पर कब्जा करना चाहेगा, इसलिए रविकांत निश्चित रूप से हमारी मदद करने के लिए सैनिकों को भेजेगा। पृथ्वी को अपनी योजना पर पूरा विश्वास था। हालांकि उसने रविकांत के सैनिकों को नहीं भेजने के परिणामों के बारे में कभी नहीं सोचा था। अतुल और बलदेव ने मजबूरी में एक दूसरे की ओर देखा। वो अपने दिल में जानते थे कि वो अब पृथ्वी को पीछे हटने के लिए राजी नहीं कर सकते। बड़े भाई, जब आपने अपना फैसला ले ही लिया है तो चलो वापस जाएं और तैयारी करें, अतुल ने कहा। पृथ्वी ने उन्हें देखा, अपनी आंखें छोटी की और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों मुझे धोखा तो नहीं दोगे? जब उसके भाव थोड़े बदल गए तो उन दोनों के दिलों में ठंडक महसूस हुई। अतुल ने हंसते हुए कहा, बड़े भाई, आप क्या कह रहे हैं?
हम तीनों भाइयों ने एक साथ लड़ाई लड़ी और हम भी आपके साथ एक बेहतर भविष्य चाहते हैं। पृथ्वी ने राहत की सांस ली और हंसा। हा, यह एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। इतने सालों तक वज़रनाथ सिंह के लिए काम करने से हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। अगर हम रविकांत का अनुसरण करेंगे, सोना, सुंदरता, शक्ति, सब कुछ, हमें सब कुछ मिलेगा। हा, पृथ्वी पहले से ही लालच में पागलपन की कगार पर था। सिंह परिवार के लिए इतने वर्षों तक कड़ी मेहनत करने के बाद उसका दिल नाराजगी से भर हुआ था। लेकिन यह नाराजगी जब और ज्यादा भड़क उठी तब अलका अपनी व्हाइट सेना के सभी बाघ दर्रे की ओर गई थी। अब वो अपना रास्ता खुद चुनना चाहता था, महिमा और धन का रास्ता। आर्यन वाणी के साथ फ्लेन वैली की ओर भाग रहा था। रास्ते में उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अभी तक उसका सामना एक भी डिमन बीस्ट से नहीं हुआ था और सैकड़ों हजारों बंजर पहाड़ों में एक खौफनाक शांति छाई हुई थी। जब वो बाघ दर्रा पहुंचा तो उसका शरीर कांप उठा। हवा में चारों ओर खूनी गंध फैली हुई थी। जमीन पर खून सूख कर काला पड़ चुका था और हर तरफ इंसानों और डिमन की लाशें थी। जब आर्यन ने व्हाइट सेना की लाशों को देखा तो उसका दिल बैठ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि बाघेंद्र ने मुझे नहीं ढूंढा। इसके तुरंत बाद वो अंधेर घाटी की ओर पूरी गति से भागने लगा। दूसरी तरफ अंधेर घाटी में एक तंबू में मेरी ब्लैक सेना इकट्ठी हो चुकी है। हम तैयार हैं, बलदेव ने धीमी आवाज में कहा। ओजस के बारे में क्या खबर है? अतुल ने पूछा। वो अभी ठीक है और रेड सेना के सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। रेड सेना के सभी सैनिक उसकी बात सुनते हैं, बलदेव ने जवाब दिया। ठीक है। पृथ्वी भले ही एक महान सेनापति हो, लेकिन वो सिंह परिवार की पूरी सेना का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था। सेना में ओजस जैसे कई वफादार लोग थे। इसके अलावा सिंह परिवार की सेना सबसे ज्यादा ग्रैंड एल्डर के लिए वफादार थी और बहुत कम लोग ही उसे धोखा देंगे। थोड़ी देर बाद नीली रेखा शिविर में लगभग 5000 सैनिक जमा हो गए थे, जिनमें कुछ रेड सेना के, कुछ ब्लैक सेना के तो कुछ ब्लू सेना के सैनिक शामिल थे। लेकिन बाघेंद्र की 60,000 डीमन सेना का सामना करने के लिए यह बेहद कम थे। उनका सामना करना बेहद मुश्किल था। संख्या में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। हालांकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्हें अपने दिलों में पता था कि अगर वो युद्ध नहीं करेंगे तो भी वो केवल मारे ही जाएंगे। शाही परिवार की सेना का इंतजार करना बेवकूफी थी। आधे घंटे बाद नीली रेखा शिविर में जोर जोर से युद्ध नगाड़ा बजने लगा। इसके बाद ओजस अपने हाथ में एक भाला लिए तंबू से बाहर निकला और अपने घोड़े पर सवार होते हुए चिल्लाया। सिंह परिवार की सेना कभी किसी दुश्मन के सामने नहीं झुकती, बल्कि दुश्मन को झुकाती है। जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ी, लाल कवच में और हाथों में काले हथियार पकड़े सभी योद्धा एक साथ चिल्लाए, हम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। उसी समय दूसरी तरफ से ब्लैक सेना और ब्लू सेना के शिविरों से काले और नीले कवच पहने हजारों योद्धा एक साथ बाहर निकले और अंधेर घाटी के मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगे। सिंह परिवार की तीनों रेड, ब्लू और ब्लैक सेनाओं के एक साथ चलने से पूरी अंधेर घाटी कांपने लगी। चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ने लगी, आसमान में बादल उमड़ने लगे और खतरनाक शक्तियों का दबाव महसूस होने लगा। जो भाई यहाँ कायर की मौत नहीं मरना नहीं चाहता, वो मेरे साथ सिर ऊंचा करके डिमन सेना का सफाया करने चलो। सिंह परिवार की सेना कभी झुकती नहीं है। बाहर जाते समय ज्यादा से ज्यादा योद्धा उनके साथ जुड़ते गए। जितने अधिक योद्धा होंगे, घेराबंदी से बाहर निकलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। पृथ्वी ने चाय की प्याली को कुचल दिया और तंबू से बाहर निकल गया। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी। जो कोई भी अपना शिविर छोड़ने की हिम्मत करेगा, उसे विश्वासघात के अपराध के लिए मार दिया जाएगा। उसकी आवाज में एक खौफनाक शक्ति थी। रेड सेना के योद्धा थोड़ा हिचकिचाने लगे और संकोच करने लगे। अगर तुम लोग यहाँ कायरों की तरह केवल मृत्यु का इंतजार नहीं करना चाहते और जीना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। हम डिमन सेना को खदेड़ भगाएंगे, हम उन्हें मार डालेंगे। ओजस ने अंधेर घाटी के पहाड़ी द्वार की ओर दौड़ते हुए चिल्लाया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी घाटी में सुनी जा सकती थी। उसके बाद उसका घोड़ा चिल्लाया और पीछे धूल उड़ाते हुए अंधेर घाटी से बाहर निकल गया। विराट ने भी उसका पीछा किया। उसका खून खौल रहा था।
युद्ध के मैदान में एक योद्धा को ऐसा ही होना चाहिए, इसमें डरने की क्या बात थी। डिमन सेना को मार दो। लगभग 6000 योद्धा चिल्लाते हुए अंधेर घाटी से बाहर निकले। दूसरी तरफ डिमन सेना के तंबू में बाघेंद्र बुरी तरह से मुस्कुराया और बोला, मुझे पता था कि तुम इस समय घेराबंदी से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। मैं बहुत पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार था। डिमन हाथी दल, तैयार हो जाओ और उन सभी को घेर लो। मैं सिंह परिवार के सभी सैनिकों को मारना चाहता हूँ, उसने दांत पीसते हुए कहा। आदेश मिलने के तुरंत बाद अंधेरे जंगल की गहराई में ऊंचे ऊंचे पेड़ गिर गए। सैकड़ों विशाल डिमन हाथी गरजते हुए कदमों के साथ बाहर निकले। सभी डिमन हाथियों के शरीर पर अजीबोगरीब कवच थे, जिन्हें कुछ रहस्यमय डिमन मंत्रों के साथ तैयार किया गया था और इन मंत्रों की शक्ति की वजह से ही उन्हें काबू किया जा रहा था। कई योद्धा डिमन हाथियों की पीठ पर खड़े थे और हाथों में पकड़ी चाबुक से उन्हें आदेश दे रहे थे। साथ ही क्रूर बाघ कबीले और स्वर्गीय लोमड़ी कबीले के योद्धाओं ने तुरंत उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया। वो घेराबंदी से बाहर निकलने वाले सैनिकों को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। मैं रास्ता बनाता हूँ। ओजस घोड़े से उछला और ऊपर उड़ गया। उसके हाथ में लाल ड्रैगन भाला था, जिसे उसने एक तीर की तरह इस्तेमाल किया और सीधे एक डिमन हाथी के माथे पर मारा। बूम! एक तेज आवाज के साथ भाला डिमन हाथी के सिर से टकराया, लेकिन इससे डिमन हाथी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। फिर डिमन हाथी ने तुरंत अपनी लंबी सूंड से भाला पकड़ा और ओजस पर उसी के भाले से पलटवार किया। इससे डरने के बजाय ओजस सीधे हाथी की ओर बढ़ा और अपनी ओर आते भाले को पकड़ लिया और हवा में तैरते हुए डिमन हाथी के ऊपर खड़े 5 डिमन योद्धाओं पर सीधे हमला कर दिया। जैसे ही ओजस ने 5 योद्धाओं को मार गिराया, उसी समय सिंह परिवार की सेना और डिमन सेना के बीच युद्ध शुरू हो गया। ब्लू और ब्लैक सेना ने बाएं और दाएं से हमला किया तो रेड सेना बिल्कुल सीधे बढ़ी। युद्ध धीरे धीरे गति पकड़ने लगा और बिल्कुल भी धीमा नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद लाखों डिमन योद्धाओं और डिमन बीस्ट की सेना सिंह परिवार की सेना पर भारी पड़ने लगी। वो संख्या में बहुत कम थे और डिमन सेना की संख्या का पलड़ा भारी था। इसके अलावा डिमन हाथियों ने उनका रास्ता रोक रखा था। उनको मारना तो छोड़ो, उनके विशाल शरीर को हिलाना ही बहुत मुश्किल था। योद्धाओं की संख्या की कमी और 2 तरफा हमले के साथ सिंह परिवार की सेना को भारी नुकसान हुआ। लगभग 10 मिनट बाद ओजस और बाकी लोगों को डिमन सेना ने पूरी तरह से घेर लिया और 1 इंच भी हिलने डुलने में असमर्थ थे। दूसरी तरफ अंधेर घाटी पृथ्वी के तंबू में एक उपसेनापति उत्सुकता से अंदर आया और कहा, सेनापति, डिमन सेना को पहले ही दोनों सेनापतियों अतुल और बलदेव द्वारा रोक दिया गया है। अभी रक्षा के बाएं और दाएं पक्ष खाली हैं। हम स्थिति का फायदा उठा सकते हैं और आसानी से घेराबंदी से बाहर निकल सकते हैं। मुझे 3000 सैनिक दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात खत्म होने से पहले ही अचानक पृथ्वी का शरीर हिला। उसकी दाहिनी हथेली से एक घनी ताकत बाहर निकली और उपसेनापति के चेहरे पर लगी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। जो कोई भी फिर से घेराबंदी से बाहर निकलने वाले शब्द का जिक्र करेगा, उसका यही हाल होगा। उसकी आवाज में हत्या का इरादा छुपा हुआ था। तंबू में बाकी उपसेनापतियों के भाव बदल गए और उनकी जोर से सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हुई। फिर पृथ्वी ने गंभीरता से कहा, अगर वो बाहर जाना चाहते हैं और मरना चाहते हैं तो उन्हें जाने दो। केवल वही लोग जीवित बचेंगे जो मेरे साथ यहीं रहेंगे और मेरा अनुसरण करेंगे। क्या तुम लोगों को बात समझ में आई? उपसेनापतियों ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। उन्हें नहीं पता था कि पृथ्वी क्या करने की सोच रहा है, लेकिन यही सबसे अच्छा समय था। अगर पूरी रेड सेना बाहर जाती है तो वो आसानी से डिमन सेना को धूल चटा सकते थे, लेकिन फिर भी पृथ्वी बाहर जाने से मना कर रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो कुछ पूछने और कहने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि पृथ्वी का गुस्सा बहुत खतरनाक था, जिसका वो सामना नहीं करना चाहते थे। काला पर्वत। दिनेश पहले ही वहां पहुंच चुका था। उसके सभी शाही सैनिक घने जंगल में छिपे हुए थे और वो लगभग 10 किलोमीटर आगे से आती युद्ध की आवाजों को सुन सकते थे। तभी एक खबरी जल्दबाजी में दिनेश के पास आया। सेनापति अतुल और सेनापति बलदेव पहले ही अपनी सेनाओं के 6000 सैनिकों के साथ अंधेर घाटी से बाहर निकल चुके हैं।
और अब उन्हें डिमन सेना द्वारा घेर भी लिया गया है। दिनेश आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया और बोला, ऐसा लगता है कि सिंह परिवार की सेना वास्तव में किसी से दबती नहीं है। चलो, वैसे यह भी अच्छा है। पृथ्वी उनको दबाने में सक्षम नहीं है। बाद में वो हमारे साथ भी गद्दारी कर सकते थे। अतुल और बलदेव के सभी सैनिकों के मरने के बाद वो बूढ़ा डिमन बाघ सीधे ड्रैगन रक्षा को तोड़ेगा और फिर अंधेर घाटी पर हमला करेगा। उस समय पृथ्वी के पास जवाबी हमला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। पृथ्वी, तुम मेरे साथ सौदेबाजी करने के लिए अपनी सैन्य ताकत को बनाए रखना चाहते हो, है ना? हाँ, तुम वास्तव में बहुत धूर्त इंसान हो। दिनेश ने हंसना बंद कर दिया और खबरी से कहा, अब वापस जाओ। ठीक है सेनापति। दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में हम घेर लिए गए हैं। हम बाहर नहीं निकल सकते। आगे, पीछे, बाएं और दाएं सभी रास्ते बंद हैं। डिमन सेना बहुत ज्यादा है। तो क्या हुआ अगर वो लोग हमसे ज्यादा है? हम सिंह परिवार की सेना के जाबाज योद्धा हैं। सिंह परिवार की सेना जो कभी हार नहीं मानती। हमारे पूर्वजों की तरह हम भी इन दुष्ट डिमनों को मार भगाएंगे। अतुल ने उनका साहस बढ़ाते हुए कहा, मार दो, सभी डिमन योद्धाओं को मार दो। जब कोई रास्ता नहीं होता था तभी सिंह परिवार की सेना और ज्यादा मजबूत बनती थी और उग्रता से हमला करती थी। ओजस सामने खड़ा था। वो एक विशाल डिमन हाथी का सामना कर रहा था जो कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। घेराबंदी का चक्र लगातार सिकुड़ रहा था। वो सभी अपने दिलों में निराशा महसूस कर रहे थे। भले ही उन्होंने इसे जोर से नहीं कहा, लेकिन वो जानते थे कि उन्हें आज मरने से कोई नहीं बचा सकता और न ही उन्हें कोई बचाने आने वाला है। वास्तव में यह निराशाजनक स्थिति थी। लेकिन अगर पृथ्वी उन्हें बचाने के लिए सैनिकों को भेजता है तो वो उन्हें आसानी से बच सकते थे। कई उपसेनापति उसे राजी करना चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। सिंह परिवार की सेना को एक के बाद एक गिरते हुए देखकर वो अपने दिलों में बहुत ज्यादा दुखी थे। अंधेर घाटी में खड़ा पृथ्वी हंस रहा था। यह विश्वासघात का अंजाम है। हा। अतुल, बलदेव, यही तुम दोनों का भाग्य है। हा। आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोजवर्स पर। धन्यवाद। 1000 सब्सक्राइब्स होने वाले हैं, जल्दी से करवा दो। और है गाइस, कमेंट भी कर दिया करो, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एक बात और गाइस, जापान में रियल भाई को ही भाई नहीं बोलते बल्कि बॉयफ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड, इन सब को भी ब्रदर ही कहते हैं। इसीलिए वो लड़की आर्यन को भाई भाई कहती है। होने वाले पति को भी वहां भाई कहा जाता है। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अचानक आसमान में एक तेज गड़गड़ाहट होने लगी। बादलों की वजह से गहरा अंधेरा हो गया। बर्फ की तरह ठंडी खौफनाक शक्तियां बढ़ने लगी। साथ ही लावा की तरह गर्म शक्तियों का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे खुद युद्ध का देवता धरती पर उतर आया हो। आसमान की ऊंचाइयों में आइस फायर ड्रैगन की पीठ पर बैठे आर्यन का गुस्सा अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंच रहा था। जब उसने नीचे के दृश्य को देखा तो वो जोर से चिल्लाया, जो भी सिंह परिवार की सेना के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा, मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। इसके बाद आइस फायर ड्रैगन ने लगातार हवा में घूमते हुए और अपने पंखों को बिना फड़फड़ाए एक मछली की तरह नीचे की ओर गोता लगाया। जब वो धरती से लगभग कुछ 1000 फुट ऊपर था तो अचानक उसका शरीर पलट गया और उसके गले से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। इसके बाद आग की लपटें उठीं और लावा की बारिश होने लगी। आग की लपटें जहां जाती वहां से अनगिनत चीखने चिल्लाने की आवाजें आती और लावा की बारिश जहां पड़ती वहीं से जलकर भस्म होने की आवाजें आती। जितने भी लोग मारे गए वो सभी डिमन सेना के योद्धा थे, जिनमें से कुछ ने भागकर अपनी जान बचाई तो कुछ इतने भाग्यशाली नहीं थे। आर्यन के दिमाग में बिना रुके सिस्टम की आवाजें गूंज रही थी। ड्रैगन, फायर ड्रैगन, यह एक ड्रैगन है। यह यंग मास्टर है। यह यंग मास्टर आर्यन है। यंग मास्टर आर्यन फायर ड्रैगन पर सवार है। अचानक ही हर कोई दंग रह गया, यहाँ तक कि डिमन सेना भी हैरान थी। उन्होंने नीरस आंखों से आकाश की ओर देखा, यह भूलकर कि वो अभी युद्ध में थे।
आइस फायर ड्रैगन वापस आसमान की ऊंचाइयों में उड़ गया। अपने विशाल मुंह में ठंडी शक्तियों को भरते हुए वो ड्रैगन गर्जना के साथ एक बार फिर नीचे उतरा और डिमन सेना पर गर्जना करने लगा। इसके बाद आसमान से बर्फ की तलवारों की बारिश होने लगी। यह बर्फीली तलवार जिस भी डिमन योद्धा से टकराई या तो मारे गए या फिर गंभीर चोटों से बुरी तरह चिल्लाने लगे। एक पल में पूरी डिमन सेना में अराजकता फैल गई। भीड़ में विराट उत्साह में उन्मादी ढंग से हंसा, यह यंग मास्टर आर्यन है, हा हा हा। और कौन यह कहने की हिम्मत करता है कि यंग मास्टर आर्यन कचरा है। यहाँ तक कि उन्होंने एक ड्रैगन को भी वश में कर लिया है, हा हा हा। बहुत बढ़िया, यह बहुत बढ़िया है। फायर ग्लास राजवंश के हजारों वर्षों के इतिहास में किसी ने कभी भी एक विशाल ड्रैगन की सवारी नहीं की है। यंग मास्टर ऐसे पहले इंसान हैं, हा हा हा। सिंह परिवार न केवल ड्रैगनों को मार सकता है, वो उन्हें वश में भी कर सकते हैं। यंग मास्टर शक्तिशाली हैं। यंग मास्टर दबंग हैं। सिंह परिवार की सेना जो डिमन सेना के दबाव की वजह से लगभग टूट चुकी थी, अचानक साहस से भर गई थी। पूरे युद्ध मैदान में सिंह परिवार की सेना के योद्धा आर्यन की सराहना कर रहे थे। ओजस ने जब आसमान की ओर देखा तो उसने दिल से आर्यन की प्रशंसा की। बहुत खूब मेरे जाबाज यंग मास्टर। अचानक उसका भाला हिला और वो बादलों की तरह गरजते हुए चिल्लाया, इन कुत्तों को मार डालो, हाँ मार डालो, हाँ मार डालो। हवा में हत्या का इरादा बढ़ गया और आसमान आवाजों के शोर से हिलने लगा। दूसरी तरफ बाघेंद्र का दिल निराशा से भर गया। उसने आर्यन की ओर देखा जो हवा में एक विशाल ड्रैगन की सवारी कर रहा था। उसके दिल की गहराई तक गुस्से की आग भड़क उठी और उसने दांत पीसते हुए कहा, आर्यन तुम अभी तक मरे नहीं। आह! बाघेंद्र बहुत ज्यादा गुस्से में था। अचानक उसके शरीर से खतरनाक शक्तियां बाहर निकलने लगी और वो तुरंत बदलाव के दूसरे चरण में पहुंच गया। उसका शरीर एक काले क्रूर बाघ में बदल गया था। इसके साथ ही उसने एक तेज निर्णय लिया, हर कोई सिंह परिवार की सेना की ओर भागो। वो विशाल ड्रैगन केवल बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकता था। अगर हम सिंह परिवार की सेना के नजदीक रहेंगे तो वो आग उगलने की हिम्मत नहीं करेगा। आदेश मिलने के तुरंत बाद डिमन सेना तेजी से सिंह परिवार की सेना की ओर बढ़ने लगी और पहले से ज्यादा क्रूरता से हमला किया। जल्द ही युद्ध फिर से शुरू हो गया। जैसा कि बाघेंद्र ने कहा था, एक बार जब डिमन सेना सिंह परिवार की सेना के नजदीक पहुंची तो आर्यन ने विशाल ड्रैगन को आग उगलने का आदेश नहीं दिया, क्योंकि इससे उसके अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचता। हालांकि आर्यन ने हमला करना बंद नहीं किया, बल्कि उसने आइस फायर ड्रैगन को अपनी शक्तियां कम करने का आदेश दिया ताकि हमले का नुकसान ज्यादा ना हो, और डिमन सेना को मारना जारी रखा। इससे बाघेंद्र को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो चिल्लाया, उन लोगों को बाहर लाओ, वो ड्रैगन आग उगल रहा है तो क्या हुआ? अगर वो फिर से आग उगलेगा तो हम उन लोगों को सामने कर देंगे और वो उनको मार डालेगा। इसके बाद एक विशाल पिंजरे को बाहर निकाला गया। जब पिंजरे का काला पर्दा उठाया गया तो अलका सहित 1000 से अधिक व्हाइट सेना के सैनिक अंदर कैद दिखे। बाघेंद्र ने आर्यन को देखा जो आसमान में ड्रैगन पर था और बुरी तरह से हंसते हुए कहा, आर्यन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में बच गए होगे। चलो यह भी अच्छा हुआ, अब मैं तुम्हें अपने परिवार के लोगों को खोने के दर्द का स्वाद चखाऊंगा। फिर वो मुड़ा और आदेश दिया, उन्हें बाहर निकालो और मार डालो। इसके बाद पिंजरा खुला और व्हाइट सेना के दर्जनों सैनिकों को खींचकर बाहर निकाला गया। मार दो। क्रैक क्रैक। व्हाइट सेना के दर्जनों सैनिकों के सिर जमीन पर गिर गए और चारों तरफ ताजा खून बहने लगा। बाघेंद्र फिर से बुरी तरह से हंसा, हाँ 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 आर्यन कमीने, क्या अब तुम खुश हो? हाँ हाँ हाँ, सिंह परिवार की सेना तुम्हारे सिंह परिवार की जड़ है। आज मैं सिंह परिवार की जड़ों को ही उखाड़ फेंकूंगा। वहाँ हाँ, मारते रहो। इसके बाद फिर से दर्जन भर सैनिकों को पिंजरे से खींचकर बाहर निकाला गया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। आह! आर्यन बहुत ज्यादा गुस्से में था। इतना गुस्से में था कि उसकी शक्तियों का बहाव अचानक तेज हो गया। आह! व्हाइट सेना को एक एक करके मरते हुए देखकर उसके दिल में गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। फिर उसने गंभीरता से कहा, बाघेंद्र मैं तुम्हें मार दूंगा,
जैसे मैंने तुम्हारे बेटे को मारा था। बाघेंद्र की आंखें भयावह हो गईं और उसका गुस्सा भी आसमान तक फैल गया। हाँ हाँ हाँ, फिर आओ और मुझे मार डालो, वो बौखला गया था और गुस्से में लगभग पागलपन की कगार पर था। आर्यन अपने दिल में बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन फिर भी उसने अपना होश नहीं खोया और आइस फायर ड्रैगन से पूछा, क्या इतनी दूरी काफी है? नहीं। हफ। आर्यन ने सांस छोड़ी और पूछा, बाघेंद्र तुम्हें क्या चाहिए? बाघेंद्र ने हंसते हुए कहा, यह बहुत आसान है, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। आर्यन ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जान दे दूंगा, उन्हें जाने दो। आर्यन ने आइस फायर ड्रैगन को आगे बढ़ने के लिए कहा और धीरे धीरे बाघेंद्र के करीब जाने लगा। जब वो कुछ दूरी पर था तो उसने पूछा, क्या इतनी दूरी काफी है? नहीं। आर्यन नजदीक आ रहा था। बाघेंद्र पागल नहीं था, उसे थोड़ा शक था कि विशाल ड्रैगन कुछ भी कर सकता है। आखिर वो ड्रैगन घाटी का एक दुष्ट पूर्वज था और उसके पास असीम शक्तियां थी। जब वो बात कर रहे थे तो उसने एक महिला को पकड़ लिया और उसे अपने सामने खड़ा कर दिया, फिर हंसते हुए कहा, आर्यन, क्या तुम इसे पहचानते हो? इससे मेरी पुरानी जान पहचान है। ये वही है जो फ्लेम वैली में सिंह परिवार की सेना के साथ आई थी और तुम्हारे बाप को मेरे हाथों से बचाया था। अब इसे बचाने की तुम्हारी बारी है। यह महिला कोई और नहीं बल्कि सेनापति अलका थी। उसने अपना सिर उठाया और आसमान में ड्रैगन की सवारी कर रहे आर्यन को देखा। वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश थी और मुस्कुराते हुए बोली, आर्यन, तुम मेरी चिंता मत करो, आओ और इन्हें मार दो। तभी बाघेंद्र ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। पाह अलका के मुंह के कोने से खून बहने लगा। बाघेंद्र ने बुरी तरह कहा, अगर उस समय तुम अपनी सेना के साथ नहीं आती तो आलोक पहले ही मेरे हाथों से मर चुका होता। आह! सेनापति अलका! बाघेंद्र कुत्ते, मैं तुम्हारी 7 पीढ़ियों को मार डालूंगा। सेनापति अलका को छोड़ दो। सिंह परिवार की सेना गुस्से में थी। ओजस, अतुल और बलदेव भी बेहद ज्यादा गुस्से में थे। बाहर मौजूद सिंह परिवार के सभी योद्धा गुस्से में थे। उनका गुस्सा जितना ज्यादा बढ़ता गया, बाघेंद्र को अपने दिल में उतनी ही ज्यादा तसल्ली मिल रही थी। उसने अलका को कई बार और जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, आर्यन, क्या तुम्हें मजा आ रहा है? आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया और गुस्से की वजह से उसने लगभग अपना आपा खो दिया। बाघेंद्र जोर जोर से हंसने लगा। अब मर जाओ और मेरे सामने घुटने टेक दो। सिंह परिवार की सेना, तुम लोग भी घुटने टेको। आर्यन बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे धमकी दिए जाने से सबसे ज्यादा नफरत थी। वो उसे धमकी देने के लिए सिंह परिवार का इस्तेमाल कर रहा था और अलका को मारने की धमकी दे रहा। वो अलका को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। यह देखकर कि आर्यन अभी भी आ रहा था, बाघेंद्र ने तुरंत अलका के बाल पकड़ लिए और चिल्लाते हुए कहा, मैं इसे मार दूंगा अगर तुमने घुटने नहीं टेके तो। उसी समय घने जंगल से एक तेज आवाज आई, बाघेंद्र, मेरे कबीले के लोगों की जान लौटा दो। जैसे उसकी आवाज फीकी पड़ी, एक भाला बिजली की रफ्तार से बाघेंद्र की ओर आया। भाला में सील शक्तियां मौजूद थी। बाघेंद्र का चेहरा तुरंत बदल गया। मास्टर, दूरी काफी है, आइस फायर ड्रैगन ने कहा। इसके तुरंत बाद आर्यन ने थोड़ा भी संकोच नहीं किया। अगले ही पल एक विचार आगे बढ़ा और सीधे आइस फायर ड्रैगन के दिमाग में प्रवेश कर गया। उसी समय आइस फायर ड्रैगन की शक्तियां आर्यन के चेतना के समुद्र में मिल गई। उनकी शक्तियां और मन आपस में जुड़ गए थे। आर्यन की नजरें तनावपूर्ण हो गईं, क्योंकि उसकी आंखें वाणी पर टिकी हुई थीं, जो घने जंगल की ओर से भागते हुए आ रही थी। इसके बाद आर्यन के शरीर में शक्तियां बढ़ने लगी और उसकी ट्रयू एनर्जी तेजी से कम होने लगी। एक पल में लगभग 10,000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स खत्म हो चुके थे। आइस फायर तकनीक का पहला पड़ाव, आइस फायर आत्मा, आर्यन ने चिल्लाते हुए हमला किया। आर्यन और आइस फायर ड्रैगन का जुड़वा हमला बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। यह युद्ध सम्राट से नीचे के किसी भी योद्धा को एक बार में मार सकता था। हालांकि तुरंत मारे जाने के बस 5% मौका था।
आर्यन के शरीर में बर्फ की तरह ठंडी और लावा की तरह गर्म शक्तियां जमा होने लगी। एक पल जमा होने के बाद वो आपस में मिल गई और आर्यन के शरीर से एक अदृश्य रोशनी के रूप में बाहर निकली, जो सीधे बाघेंद्र के शरीर में घुस गई। बाघेंद्र को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। अचानक उसका शरीर खींचने लगा और उसकी शक्तियां कम होने लगी। वो अपनी शक्तियों को काबू नहीं कर पा रहा था, जिससे उसके शरीर में उथल पुथल मच गई। आह आह, उसने एक दर्दनाक चिल्लाहट छोड़ी। वो नहीं जानता था कि इस शक्ति से कैसे बचाव किया जाए और उसके पास इसके खिलाफ बचाव करने का समय भी नहीं था। उसके शरीर में शक्तियां जंगली होने लगी, जिससे उसके आंतरिक अंग दर्द से कांपने लगे। वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर उथल पुथल मचाने वाली शक्तियां कभी बर्फ की तरह ठंडी हो जाती तो कभी लावा की तरह गर्म। आह! तीसरा चरण दर्द से कराहते हुए उसने बड़ी मुश्किल से अपने बदलाव का तीसरा चरण इस्तेमाल किया। अचानक उसका पूरा शरीर बदल गया और ऐसे फैलने लगा जैसे कि वो एक विशाल काले बाघ में बदल रहा हो। फिर भी उसके शरीर के अंदर गर्म ठंडी शक्तियां कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इससे वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। उसके सिर के ऊपर चमकीले लाल रंग का क्षति मूल्य लगातार घटता हुआ नजर आ रहा था। जुड़वा हमले की इतनी भयानक शक्तियों को देखकर आर्यन का दिल कांप उठा। क्या यही जुड़वा हमले की असली शक्तियां हैं? ऐसा लग रहा है जैसे वो अंदर ही अंदर उसका शरीर छलनी कर रही हो, आर्यन ने बाघेंद्र की हालत को देखते हुए खुद से कहा। इस वक्त बाघेंद्र का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था और वो अपनी जगह पर एक बुत की तरह खड़ा था जो हिलने डुलने में असमर्थ हो। इससे आर्यन तो हैरान था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे और उनका दिल लगभग उनके मुंह से बाहर निकलने वाला था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह किस तरह की शक्तियां थी या फिर किस तरह की तकनीक थी। उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वो सभी बाघेंद्र को देख पा रहे थे और देख पा रहे थे कि वो किस तरह मजबूर था, कि अपनी जगह से हिलने डुलने में भी असमर्थ था। क्या वो तुरंत मर सकता है? आर्यन का दिल लगभग धड़कना भूल गया जब उसने बाघेंद्र के सिर पर तेजी से घटते हुए क्षति मूल्य को देखा। अगर वो तुरंत नहीं मरा तो क्या होगा? उसने अपने मन में आइस फायर ड्रैगन से पूछा। उसे सतर्क रहने की जरूरत थी, क्योंकि जुड़वा हमले से एक युद्ध सम्राट से नीचे के योद्धा को मारने का केवल 5% मौका था, जो बहुत कम था। नहीं, आइस फायर ड्रैगन ने जवाब दिया। यह सुनकर आर्यन का दिल कांप उठा और उसने कहा, आइस फायर ड्रैगन जल्दी लावा से हमला करो। वो बाघेंद्र को जुड़वा हमले का असर खत्म होने से पहले ही मार देना चाहता था। इसके बाद आइस फायर ड्रैगन ने अपना खौफनाक मुंह खोला और अपने गले में शक्तियों को इकट्ठा करने लगा। जल्द ही उसके गले से गर्म शक्तियों की लपटें निकलने लगी, लेकिन अगले ही पल सभी शक्तियां ठंडी पड़ गई और कुछ भी नहीं हुआ। मास्टर, मेरी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। मुझे शक्तियों को फिर से भरने के लिए आराम करने की जरूरत है। मुझे अब डर लग रहा है, आइस फायर ड्रैगन ने कमजोर आवाज में कहा। धीरे धीरे उसकी आवाज और ज्यादा कमजोर पड़ती गई। आर्यन के लिए यह उसकी मौत और जिंदगी का सवाल था। आइस फायर ड्रैगन की वजह से अब तक उसकी थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी, लेकिन उसके जाने के बाद यह उसकी सांसें छीनने जैसा होगा। वो आइस फायर ड्रैगन को जबरन नहीं रोक सकता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो जल्द ही मारा जाएगा। फिर उसने मजबूरी में कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। जैसे ही उसने ऐसा कहा, अचानक आइस फायर ड्रैगन का विशाल शरीर गायब हो गया और वो सिस्टम स्पेस के अंदर चला गया। इसके तुरंत बाद आर्यन ने हवा में ही ड्रैगन स्लेयर को बाहर निकाला और आसमान से नीचे उतरते हुए एक हमला किया। बाघेंद्र, मैं यहाँ हूँ। ड्रैगन स्लेयर खून की तरह लाल और उससे खतरनाक शक्तियाँ बाहर निकलने लगी। फिर एक खूनी लाल रंग की रोशनी सीधे बाघेंद्र की ओर बढ़ी। इस बीच आइस फायर ड्रैगन के जाने के तुरंत बाद पूरा आसमान साफ हो गया और बाघेंद्र के शरीर में उथल पुथल मचाने वाली शक्तियों का असर खत्म हो गया। हालांकि उसकी छाती पर एक गहरा घाव था, जिससे लगातार ताजा खून बह रहा था। आकाश से उतर रहे आर्यन को देखते हुए उसने अपने दांत कस लिए और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आर्यन, मैं तुम्हें मार दूंगा। वो कभी इतनी बुरी हालत में नहीं था। 16 साल पहले भी उसकी इतनी दयनीय स्थिति नहीं थी।
वो बिल्कुल भी खुश नहीं था बल्कि बहुत ज्यादा दुखी था। जब उसने आर्यन के हमले को देखा तो उसने अपने शरीर से युद्ध बुजुर्ग की शक्तियां बाहर निकाली और आगे की ओर हवा में एक मुक्का मारा। यंग मास्टर आर्यन भाई, यंग मास्टर आर्यन। यह सच था कि बाघेंद्र बुरी तरह से घायल हो गया था, लेकिन उसकी शक्तियां युद्ध बुजुर्ग में थी। आर्यन केवल युद्धात्मा स्तर का योद्धा था, इसलिए वो कभी भी उसके हमले का सामने नहीं कर पाएगा। इससे सभी को उसकी चिंता होने लगी। वाणी ने अपनी शक्तियों को बाहर निकाला और हवा में हाथ घुमाते हुए अपने भाले से सीधे बाघेंद्र को निशाना बनाया। बाघेंद्र की गति बहुत तेज थी, उसका भाला उसे छू तक नहीं पाया और बगल से निकल गया। दूसरी तरफ ओजस ने अपने ड्रैगन भाले का सहारा लेते हुए खुद को खड़ा किया, हवा में ऊंची छलांग लगाई और अपने भाले से बाघेंद्र पर हमला किया। अलका का दिल बैठ गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय चिल्लाने के। आर्यन भागो। उनकी कोई बराबरी नहीं थी, स्तरों में अंतर बहुत ज्यादा था। इसके अलावा बाघेंद्र पूरी तरह से एक डिमन बीस्ट में बदला हुआ था। इससे उसकी शक्तियां तेजी से बढ़ रही थी। शक्तियों का तेजी से बढ़ने से मतलब था कि उसकी ताकत, गति और बचाव सभी बढ़ रहे थे। उसका पूरी ताकत वाला मुक्का आर्यन को तुरंत मार सकता था। अब सब कुछ खत्म हो गया। यंग मास्टर, सब कुछ खत्म होने वाला है। सिंह परिवार की सेना के योद्धाओं के दिल निराशा में डूब चुके थे। उनसे दूर एक पहाड़ी पर पृथ्वी खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। वो सिर्फ एक कचरा है और उसके दिमाग में भी कचरा ही भरा हुआ है। वो कैसे बाघेंद्र से आमने सामने लड़ सकता है? मुझे वास्तव में नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है। चलो, यह भी एक अच्छी खबर है। क्या हुआ अगर वो वीरान पर्वत में नहीं मरा? फिर भी वो बाघेंद्र के हाथों मारा जाएगा। हा हा हा। उस बूढ़े आदमी को कोई नहीं रोक सकता। हा हा हा। पृथ्वी गुस्से में बुरी तरह से हंस रहा था। जब उसने आर्यन को एक विशाल ड्रैगन पर सवार देखा तो उसका दिल तंग हो गया। वो बहुत दुखी था, उसके दिल में गुस्सा था और उसने सोचा कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फिरने वाला है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन विशाल ड्रैगन से नीचे कूद जाएगा और बाघेंद्र के साथ आमने सामने लड़ाई करेगा। क्या यह अपनी मौत को दावत देने जैसा नहीं था? चाहे कुछ भी हो, इससे वो बहुत ज्यादा खुश था। आर्यन की मृत्यु के बाद सिंह परिवार की सेना पूरी तरह से अपनी युद्ध की ताकत खो देगी और दुष्ट डिमन द्वारा मार दी जाएगी। उस समय वो पूरी तरह से सिंह परिवार की सेना पर काबू पा लेगा। मूर्ख पृथ्वी उत्साह से हंसा। आर्यन, तुम्हें मेरे बेटे को मारने की कीमत चुकानी ही पड़ेगी, बाघेंद्र ने हवा में उछलते हुए बोला। फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और डिमन बीस्ट की घनी खतरनाक शक्तियों का बहाव तेज किया। एक मुक्का हवा में आगे बढ़ा, जो बादलों की तरह तेज गड़गड़ाहट करते हुए सीधे आर्यन की ओर गया। आर्यन ने मुक्के को देखा और हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं होगा, तुम इस लायक ही नहीं हो। बाघेंद्र, नरक में जाओ और अपने बेटे के साथ रहो। जब आर्यन ने पृथ्वी की तेज गड़गड़ाहट को महसूस किया तो वो जोर से चिल्लाया, अजय ढाल। इसके बाद उसके शरीर के भीतर से एक मामूली धमाके की आवाज आई। पहाड़ी शैतान से मिली अजय ढाल सक्रिय हो चुकी थी और उसका पूरा शरीर शक्तिशाली ढाल से ढक चुका था। जैसे ही बाघेंद्र का मुक्का अजय ढाल से टकराया तो एक तेज धमाका हुआ, लेकिन इससे आर्यन को थोड़ा भी नुकसान नहीं हुआ। बाघेंद्र की आंखें काली हो गईं और उसने कहा, असंभव, बिल्कुल असंभव। बाघेंद्र लगातार मूसलाधार बारिश की तरह हमला कर रहा था। हर बार जब वो मुक्का मारता तो ऐसा लगता जैसे वो बिना किसी शक्ति के हवा में मुक्का मार रहा हो। वो जितना ज्यादा लड़ता गया उतना ही ज्यादा डरता और हैरान होता गया। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? असंभव। उसके हमले पूरी तरह से बेकार थे और वो पागल होने की कगार पर था। वो एक युद्ध बुजुर्ग था और आर्यन सिर्फ एक युद्ध आत्मा स्तर का योद्धा था। फिर वो उसे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पा रहा था? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ही अकेला ऐसा नहीं था, बल्कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो सभी हैरान परेशान एक दूसरे के चेहरों को देख रहे थे। आर्यन के मुंह का कोना मुड़कर एक मुस्कान में बदल गया और उसने बाघेंद्र का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या इतना काफी नहीं है
चलो अब मेरी बारी है। ड्रैगन स्लेयर, उसने अपना ड्रैगन स्लेयर पकड़ा और सीधे बाघेंद्र के कंधों पर हमला किया। त्वचा खोल। ड्रैगन स्लेयर का हमला सीधे बाघेंद्र के कंधे पर लगा, जिससे उसकी खाल कटकर मांस हड्डी दिखने लगे। इतना घमंड सेहत के लिए ठीक नहीं होता, आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसका मजाक उड़ाया। इसके बाद उसने फिर से ड्रैगन स्लेयर उठाया और दूसरा हमला किया। नस तोड़। एक क्रैक की आवाज आई और अगले ही पल बाघेंद्र की नसें टूट गई। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? आओ आओ और मुझे मार डालो। आर्यन के दिल में गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। हड्डी तोड़। क्रैक, हड्डियां टूटने की आवाज आई। आर्यन ने फिर से कहा, मेरे पिता ने तब तुम्हें नहीं मारा था और तुम्हारी जिंदगी बख्श दी थी। अगर तुम्हें नहीं पता कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए तो तुम्हें मर जाना चाहिए। रक्त बर्बाद। क्रैक, बाघेंद्र का जो खून निकल रहा था वो अचानक ड्रैगन स्लेयर के हमले से रुक गया, जैसे कि उसका खून बंद कर दिया हो। आत्मा नष्ट। आत्मा डर। जिंदगी खात्मा। ड्रैगन स्लेयर के लगातार 3 हमलों के साथ चारों तरफ हवा में खतरनाक शक्तियां फैलने लगी। कभी टाइटन की तरह लाल रोशनी दिखाई देती तो कभी आग की लपटें दिखाई देती। बीच बीच में ड्रैगन की दहाड़ भी सुनाई दे रही थी। आखिरी वार के साथ बाघेंद्र का शरीर जमीन पर गिर गया। आर्यन अभी हवा में तैर रहा था। जब वो जमीन पर उतरा तो धरती कांप उठी। अचानक उसने अपना एक हाथ उठाया और जमीन पर एक शक्तिशाली मुक्का मारा। स्प्लिटिंग पल्स तकनीक। जमीन पर एक घूंसे के साथ जमीन हिंसक रूप से कांप उठी और बाघेंद्र का शरीर उछल गया। इसके तुरंत बाद आर्यन ने विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया। टेलीपोर्ट। अचानक उसका शरीर गायब हो गया। ड्रैगन स्लेयर की एक लहर के साथ ब्लेड शक्तियां चारों तरफ फैल गई और बाघेंद्र का उछला हुआ शरीर थोड़ा और ऊपर उड़ गया। सभी डिमन योद्धा यह देख सकते थे, जिससे उनका शरीर थर थर कांपने लगा था। तभी आर्यन का शरीर दिखने लगा, जिसने एक हाथ में ड्रैगन स्लेयर पकड़ा हुआ था और चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी सिंह परिवार की सेना के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? यह उसी का अंजाम है। इसके बाद उसने ड्रैगन स्लेयर तकनीक के 7 वारों का एक साथ इस्तेमाल किया। त्वचा खोल, नस तोड़, हड्डी तोड़, रक्त बर्बाद, आत्मा नष्ट, आत्मा डर और जिंदगी खात्मा। ड्रैगन स्लेयर से निकली खूनी लाल रंग की रोशनी और आग की लपटों से निकली पीली रोशनी एक दूसरे के साथ जुड़ गईं। फिर बाघेंद्र की ओर खतरनाक रूप से बढ़ने लगी। आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर तकनीक के 7 वारों से 200 कट मारे, जिनसे निकली लाल पीली रंग की रोशनी ने बाघेंद्र के शरीर को टुकड़ों में काट दिया। फिर बारिश की बूंदों की तरह उसका शरीर नीचे गिरा और सिर जमीन पर लुढ़कने लगा। इसके बाद आर्यन जमीन पर उतरा, ड्रैगन स्लेयर से खून साफ किया। फिर उसने अपना पैर बाघेंद्र के सिर पर रखा और उसे तब तक कुचला जब तक कि वो फट नहीं गया। कुत्ते, नरक में अपने बेटे के पास जाओ। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी, जो आसमान में फूट रही थी। उसका शरीर बाघेंद्र के खून से लथपथ था और उसकी अभिव्यक्ति बेहद क्रूर थी। इस समय वो एक युद्ध देवता की तरह लग रहा था। सभी डिमन योद्धा कुछ कदम पीछे हट गए, उनके दिलों में डर पैदा हो गया था। उनकी नजरों में आर्यन एक इंसान कम बल्कि शैतान ज्यादा लग रहा था। मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं घर जाना चाहता हूँ। कुछ डिमन योद्धा इतने डर गए कि वो डर से रोने लगे और घने जंगल में भाग गए। वो अब कभी भी आर्यन को नहीं देखना चाहते थे। इसके बाद डिमन सेना इधर उधर भागने लगी। आर्यन ने अपना ड्रैगन स्लेयर उठाया और चिल्लाते हुए बोला, सिंह परिवार की सेना कहाँ है? यहाँ। सिंह परिवार की सेना के सभी सैनिकों का खून उबल रहा था और वो बहुत ज्यादा उत्साहित थे। आर्यन के खतरनाक हमले, उसकी बेहद अद्भुत चाल, रहस्यमयी तकनीकें, ड्रैगन स्लेयर की खौफनाक लाल पीली रोशनी का मंजर और सबकी उम्मीदों से परे एक ड्रैगन की सवारी करना, इन सब से सभी योद्धा इतने प्रभावित थे कि उनका खून खौल रहा था। सिंह परिवार के सभी सैनिकों ने आर्यन की ओर देखा। इस समय आर्यन उनके दिलों में एक देवता था, एक ऐसा अस्तित्व जिसने ड्रैगन स्पिरिट योद्धा को भी पीछे छोड़ दिया था। आर्यन ने अपना हाथ हिलाया और चिल्लाया, उन्हें मार डालो। उन्हें सिंह परिवार की सेना की शक्ति के बारे में बताएं
उन्हें बताएं कि जो मेरी सिंह परिवार की सेना को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। इसके तुरंत बाद मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो हत्या के इरादे से भरी आवाजों ने आसमान को हिला रख दिया। सिंह परिवार की सेना सभी खूंखार जानवरों की तरह थी। केवल 4000 लोग 50,000 लोगों का पीछा कर रहे थे। यह दृश्य बहुत ज्यादा प्रभावशाली लग रहा था। आर्यन अभी भी वही खड़ा था। उसने अपने पैरों के नीचे बाघेंद्र के सिर को देखा और हंसते हुए कहा, स्ट्राइकिंग मूल्य का इस्तेमाल करो। आर्यन, तुम्हें बाघेंद्र को मारने पर 450,000 एक्सपी पॉइंट्स, 40,000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। आर्यन, तुम्हें एक डिवाइन बाघ ब्लड लाइन मिली है, क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हो? आर्यन, तुम्हें एक थंडर ड्रैगन रॉड मिली है। आर्यन, तुम्हें एक थंडर ड्रैगन मंदिर का नक्शा मिला है। आर्यन, तुम्हें डिवाइन बाघ का शरीर मिला है, क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हो? आर्यन, तुम्हारी शक्तियों का स्तर बढ़कर युद्ध आत्मा लेवल 9 पर पहुंच चुका है। आर्यन के दिमाग में सिस्टम की लगातार कई आवाजें सुनाई दी। स्ट्राइकिंग मूल्य के तहत उनमें से हर एक अच्छी वस्तु थी। इससे पहले कि वो अपनी विशेषताओं की जांच कर पाता, उसके दिमाग में सिस्टम की एक और आवाज सुनाई दी। डिवाइन बाघ का ब्लड ड्रैगन स्लेयर द्वारा अवशोषित कर लिया गया है। ड्रैगन स्लेयर अब बाघ डिमन ड्रैगन स्लेयर में बदल गया है। मैं आर्यन दंग रह गया, यह देखकर कि ड्रैगन ब्लेड फिर से बदल गया था। उसके शरीर में निहित शक्ति और भी मजबूत हो गई थी। अभी जब वो बाघेंद्र को मार रहा था तो उसने ड्रैगन स्लेयर में टाइटन ब्लड की शक्तियों का इस्तेमाल किया था, नहीं तो यह इतनी बड़ी मात्रा में नुकसान नहीं पहुंचा पाता। अब जब वो डिवाइन बाघ ब्लड लाइन के साथ जुड़ गया था तो ड्रैगन ब्लेड के भीतर निहित शक्ति और भी मजबूत हो गई थी। यह भावना, यह बहुत बढ़िया थी। हालांकि आर्यन को जलन हो रही थी। तुम केवल ब्लड को अवशोषित करके स्तर बढ़ा सकते हो, मुझे स्तर बढ़ाने के लिए इतने सारे डिमन को मारना पड़ता है। तुम्हारी किस्मत मुझसे ज्यादा अच्छी है। जब आर्यन ने अपना लेवल बढ़ाने के लिए जरूरी एक्सपी पॉइंट्स की आसमान छूती संख्या को देखा तो उसका मुंह हैरानी से फट गया और जबड़ा लटक गया। फिर उसने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की और अभी मिली नई चीजों की जांच करने के लिए सिस्टम के पारदर्शी पर्दे को देखा। हथियारा थंडर ड्रैगन रॉड स्तर सुप्रीम स्टेज, अभी भी स्तर बढ़ाया जा सकता है। विवर्ण थंडर ड्रैगन मंदिर की एक रॉड जिसमें गड़गड़ाहट और बिजली की भयानक शक्ति होती है, बुराई को मार नष्ट करती है। विवर्ण 2 शक्तिशाली गड़गड़ाहट प्रभाव को सक्रिय करने के लिए 50,000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। विवर्ण 3 मिशन आइटम थंडर ड्रैगन मंदिर आइटम खोलना। थंडर ड्रैगन रॉड की उपस्थिति थंडर मंदिर के मठाधीश द्वारा उपयोग किए जाने वाले कर्मचारी के समान थी, सिवाय इसके कि इसका पूरा शरीर काला था। 8 गड़गड़ाहट ड्रैगन अपने सिर मोती की ओर उठाते हुए एक साथ आपस में जुड़े हुए थे। मोती पारदर्शी था और ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज की परत में लिपटा हुआ हो। काली शक्तियों की एक गोल आकार की चीज संकीर्ण जगह में लुढ़क रही थी, जैसे कि वो एक सीलबंद आत्मा हो। यह बेहद अजीब था। सुप्रीम स्टेज तो समझ आता है, लेकिन मिशन आइटम क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह मिशन इसकी शक्तियों को बढ़ाने में मदद कर सकता है? आर्यन ने कहा, क्योंकि वो अभी थोड़ी उलझन में था। इसके तुरंत बाद उसका ध्यान थंडर ड्रैगन मंदिर के नक्शे के उस हिस्से पर गया जो उसे आर्यध्वज हॉल की नीलामी में मिला था। क्या ऐसा हो सकता है कि नक्शे के और भी हिस्से हों? या ऐसा हो सकता है कि थंडर ड्रैगन मंदिर के स्थान का पता लगाने के लिए मुझे सभी खजाने के नक्शे खोजने होंगे? उसने अपने मन में सोचा। आखिर यह थंडर ड्रैगन मंदिर किस तरह का अस्तित्व है? आर्यन का दिल कसता जा रहा था। उसने सिंह परिवार के पुस्तक भवन में अनगिनत पुस्तकों को खंगाल मारा था, लेकिन उसे थंडर ड्रैगन मंदिर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। क्या यह एक ड्रैगन से भी ज्यादा रहस्यमय हो सकता है? छोड़ो, इसे भूल जाओ। काला पर्वत शाही सेना का अस्थायी शिविर। सेनापति सिंह परिवार का यंग मास्टर एक ड्रैगन की सवारी करते हुए युद्ध मैदान में पहुंचा और उसके हाथों में ड्रैगन स्लेयर था, जिससे उसने बाघेंद्र को टुकड़ों में काट दिया। अब जब डिमन सेना का कोई नेता नहीं बचा तो वो डर कर भागने लगे और सिंह परिवार की सेना की एक बड़ी जीत हुई है। दिनेश की भौहें सिकुड़ गई और उसकी मुट्ठियां कसकर भिंच गई।
आर्यन, उस सिंह परिवार का कचरा यंग मास्टर आर्यन, उसने चिल्लाते हुए पूछा। हाँ, सेनापति खबरी ने जवाब दिया। दिनेश ने अपनी हथेली लकड़ी की मेज पर मारी जिससे वो तुरंत धूल में बदल गई। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, आखिर पृथ्वी क्या कर रहा है? वो कचरे के एक छोटे से टुकड़े को भी नहीं संभाल सकता है और वो मेरे साथ काम करना चाहता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन स्थिति को बदलने में सक्षम होगा और उसकी योजना पर पानी फेर देगा। उसने सोचा था कि सिंह परिवार की सेना के 6000 सैनिक जल्द मारे जाएंगे और वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अचानक एक बड़ा उलटफेर हुआ। इससे वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। एक उपसेनापति ने आगे बढ़कर पूछा, सेनापति, अब हम क्या करें? क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? दिनेश की आंखों में एक कातिलाना चमक दिखाई दी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, पीछे हट जाएं। नहीं, हमारे पास यही एकमात्र मौका है। मैंने इस दिन का 10 सालों से इंतजार किया है। मेरे लिए पीछे हटना असंभव है। वो अपने दिल में बहुत अच्छी तरह से जानता था कि सिंह परिवार की सेना को खत्म करने का यह एकमात्र मौका था। फिर दिनेश ने आगे कहा, विपुल, तुम चुपके से अंधेर घाटी में जाओ। तुम्हें आर्यन और बाकी लोगों के अंधेर घाटी लौटने से पहले पृथ्वी से मिलना होगा। मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ। विपुल हैरान रह गया और बोला, सेनापति, क्या पृथ्वी इस समय सहमत होगा? हाँ हाँ, दिनेश शालीनता से हंसा। अतुल और बलदेव के घेराबंदी से बाहर निकलने के लिए सैनिकों का नेतृत्व करना इस बात को साबित करता है। वो जानते हैं कि पृथ्वी पहले ही शाही सेना के साथ हाथ मिला चुका है, इसलिए पृथ्वी के पास कोई रास्ता नहीं है। अगर वो हमारे साथ सहयोग नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। अगर वो हमारे साथ सहयोग करेगा तो उसके पास अभी भी जिंदा रहने का मौका होगा। और जहां तक मैं उसे जानता हूं, वो हमारे साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। विपुल ने तुरंत कहा, आपका यह अधीनस्थ आज्ञा का पालन करेगा। दिनेश ने हंसते हुए कहा, बस उससे कहना कि अगर वो आर्यन और बाकी लोगों को मार देगा तो वो शाही सेना का सेनापति बन सकता है। और कहना कि यह रविकांत जी का वादा है। ठीक है सेनापति। विपुल तुरंत तंबू से बाहर निकल गया। अंदर तंबू में दिनेश अभी भी हंस रहा था। तो क्या हुआ, तुम डिमन को मार सकते हो? तो क्या हुआ अगर तुम एक ड्रैगन को वश में कर सकते हो? आर्यन, तुम्हारा मरना तय है। हा हा हा। सिंह परिवार की सेना का नाश होना तय है। हा हा हा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसके हाथों में है और वो इतिहास को बदल देगा। उसी समय एक सैनिक अंदर आया और कहा, सेनापति, मुझे नहीं पता कि कुछ भेड़िए काले पर्वत में क्यों दिखाई दिए, लेकिन वो सभी डिमन बीस्टों के स्तर पर हैं। दिनेश ने उसकी ओर देखा और चिल्लाया, क्या तुम चाहते हो कि मैं व्यक्तिगत रूप से इतना छोटा मामला संभालूं? क्या वो सिर्फ एक डिमन बीस्ट नहीं है? यह जगह वीरान पर्वत श्रृंखला के करीब है। क्या यहाँ डिमन बीस्टों का होना सामान्य नहीं है? इससे परेशान मत हो। अब जाओ और मेरा आदेश पारित करो। आधे घंटे में पूरी सेना रवाना हो जाएगी, सीधे अंधेर घाटी। ठीक है सेनापति। अंधेर घाटी। पृथ्वी गर्म पानी में गिरी एक चींटी की तरह इधर उधर आगे पीछे टहल रहा था। उसकी हथेलियां ठंडे पसीने से भीगी हुई थीं और उसका माथा भी पसीने से लथपथ था। वो अपने दिल में बेहद चिंतित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन इतना बड़ा उलटफेर करेगा। यहाँ तक कि उसने युद्ध बुजुर्ग स्तर के बाघेंद्र को भी मार दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह परिणाम होगा। तभी एक उपसेनापति दौड़कर अंदर आया और कहा, सेनापति, आपके आदेश के अनुसार अंधेर घाटी के द्वार बंद कर दिए गए हैं। पृथ्वी का दिल थोड़ा शांत हुआ और उसने कहा, बहुत अच्छे सेनापति, क्या हमें इस समय डिमन बीस्टों को मारने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए? आपने किले के द्वार क्यों बंद कर दिए? उपसेनापति ने पूछा। पृथ्वी ने उपसेनापति की ओर देखा और कहा, दीप, मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचा है। अतुल के विश्वासघात के बाद पहली बात जो मैंने सोची वो ये थी कि नए सेनापति के पद पर तुम्हें चुनूं। दीप की आंखें कृतज्ञता से भर गईं और कहा, धन्यवाद महान सेनापति। पृथ्वी ने पूछा,
इसका मतलब दीप, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? दीप ने तुरंत कहा, महान सेनापति, अगर आपको कुछ कहना है तो बेझिझक मुझे बताएं। मैं, दीप, आपके लिए मरने में भी संकोच नहीं करूंगा। पृथ्वी ने कहा, ठीक है, एक बार जब ये मामला सुलझा लिया जाएगा तो तुम नए सेनापति बनोगे। अब तुम शाही परिवार की सेना को ढूंढो और सेनापति दिनेश से मिलो और उसे सिंह परिवार की विद्रोही सेना को मारने के लिए सैनिक भेजने के लिए कहना। उसी समय काला वस्त्र पहने एक आदमी अंदर आया और कहा, सेनापति पृथ्वी, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही यहाँ हूँ। बोलते समय विपिन ने अपना काला वस्त्र उतार दिया। पृथ्वी की आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह से कहा, है आखिरकार शाही परिवार की सेना की ओर से कुछ तो जवाब आया। दीप ने विपुल की ओर देखा, फिर पृथ्वी की ओर देखा। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था और कहा, महान सेनापति, आपने शाही सेना के साथ सांठगांठ की। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, विपुल ने अचानक अपनी चाल चली। उसकी 5 उंगलियों ने एक पंजा बनाया जो सीधे दीप के सिर पर लगा। 5 खूनी छेद दिखाई दिए और खून निकल आया। इसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। विपुल ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, अब जब तुम्हें पता चल गया तो तुम जिंदा नहीं रह सकते। इसके बाद वो दोनों तंबू में साजिश करने लगे। कुछ ही समय बाद पृथ्वी की उत्तेजित हंसी सुनाई देने लगी। फिक्र मत करो, सब कुछ सेनापति दिनेश की योजना के अनुसार होगा। पृथ्वी के मुंह के कोने से एक बुरी मुस्कान दिखाई दी और वो बड़बड़ाया, आर्यन, इस बार तुम्हारे पास पंख होने पर भी तुम बच नहीं पाओगे, हा हा हा। दूसरी तरफ अतुल ने अपनी ब्लू सेना और बलदेव ने अपनी ब्लैक सेना के साथ लगातार डिमन सेना का पीछा किया। बाघेंद्र की मृत्यु के साथ डिमन सेना ने अपनी युद्ध की ताकत पूरी तरह से खो दी थी। इसके अलावा आर्यन का डर उनके दिलों में जम गया। वो बहुत ज्यादा डर गए थे और अब जब वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे तो वो जवाबी हमला करने में असमर्थ थे। 50,000 डिमन सेना में से केवल 20,000 से भी कम भागने में सफल रहे। आज के बाद डिमन सेना कभी भी अंधेर घाटी और फायर ग्लास राजवंश की ओर नजर उठाने की हिम्मत भी नहीं करेगी। उनके लिए सिंह परिवार की सेना वास्तव में बहुत भयानक थी। उनके लिए सबसे ज्यादा डरावना आर्यन था। यहाँ तक कि उसने उनके दुष्ट पूर्वज को भी वश में कर लिया था। फिर वो सिंह परिवार की सेना के खिलाफ कैसे लड़ सकते थे? वो सुबह से दोपहर तक पीछा करते रहे। ओजस और बाकी डिमन सेना का पीछा करने के बाद बहुत ज्यादा थक चुके थे, इसलिए उन्होंने वहीं आराम करने का फैसला किया। दूसरी तरफ आर्यन ने अलका के शरीर से रस्सियां खोली और सम्मानपूर्वक कहा, चाची, कहीं आप मेरी वजह से ज्यादा परेशान तो नहीं हुई? अलका ने आर्यन की ओर देखा और हंसी। यह खुशी की हंसी थी। इस चाची शब्द को सुनकर इन सभी वर्षों के लिए उसके दिल में नाराजगी और लालसा पूरी तरह से खत्म हो गई थी। तुम अपने पिता से कहीं ज्यादा मजबूत हो, हा हा हा। उसी समय आर्यन ने वाणी को ऊपर खींचा और कहा, इन्हें चाची बुलाओ। वाणी ने आज्ञाकारी रूप से कहा। चाची जैसे एक छोटी सी पत्नी जो अभी अभी शादी के बाद संप्रदाय में आई हो, उसका चेहरा पुकारने के बाद लाल हो गया। अलका ने आर्यन की ओर देखा, फिर और ज्यादा खुशी से हंसते हुए कहा, तुम वास्तव में अपने पिता से कहीं ज्यादा मजबूत हो। मैं वही थी जिसने तुम्हारे पिता को बचाया था और आज तुमने मुझे बचाया। आर्यन, तुम सच में बहुत शक्तिशाली और अच्छे हो। तभी विराट और बाकी लोगों के साथ ओजस उनके पास पहुंचा। उन्होंने एक साथ घुटने टेके और जोर से चिल्लाए, यंग मास्टर की जय हो। जैसे ही उनकी आवाज फीकी पड़ी, सिंह परिवार की सेना के 4,000 से ज्यादा सैनिक जमीन पर घुटने टेककर एक स्वर में चिल्लाने लगे, यंग मास्टर की जय हो, यंग मास्टर की जय हो, यंग मास्टर की जय हो। उनकी आवाजों ने आसमान को हिलाकर रख दिया और बादलों में गूंज उठी। इस समय आर्यन उनका एकमात्र सेनापति था, सिंह परिवार का सर्वोच्च व्यक्ति, सिंह परिवार की सेना का नया मास्टर। रुको! आर्यन, अलका और ओजस ने एक साथ मुड़कर आवाज की दिशा में देखा। आर्यन ने चौंकते हुए पूछा, क्या बात है? अतुल आर्यन के पास आया, उसे एक तरफ खींचा और उसे पृथ्वी की शाही सेना के साथ मिलीभगत के बारे में बताया। कितना घटिया इंसान है!
आर्यन को पृथ्वी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, यह सोचकर कि उसके दादा ने उस पर इतना भरोसा किया और बदले में उसने शाही सेना के साथ सांठगांठ कर ली थी। यंग मास्टर तभी एक सैनिक भागते हुए उसके पास आया और जल्दबाजी में बोला, यंग मास्टर, अंधेर घाटी शिविर के द्वार बंद कर दिए गए हैं। मैंने बहुत कोशिश की कोई खोल दे, लेकिन किसी ने दरवाजे नहीं खोले। अब आर्यन का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया और कहा, पृथ्वी, क्या तुम अभी भी आकाश को उलटना चाहते हो? सभी लोग चलो, अंधेर घाटी वापस जाने का समय आ गया है। जो कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है वो सिंह परिवार का विद्रोही है, और एक विद्रोही का परिणाम मौत है। आर्यन के शरीर से हत्या के इरादे के साथ खतरनाक शक्तियां बाहर निकल रही थी। सिंह परिवार की सेना, परिवार की ताकत थी, परिवार की नींव थी। आर्यन फिर कैसे किसी को अपने परिवार की नींव उखाड़ने दे सकता था? जो भी ऐसा करने की सोचेगा या फिर सिंह परिवार की सेना को विभाजित करने की हिम्मत करेगा, वो आर्यन का और सिंह परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। लगभग 20 मिनट बाद आर्यन सभी के साथ अंधेर घाटी के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। इस समय सिंह परिवार के सेना के मुख्य शिविर के द्वार कसकर बंद कर दिए गए थे और शिविर की दीवार एक रक्षात्मक मुद्रा में थी। तीरंदाज, भाला फेंक, वो सभी तैयार थे और उनका गठन डिमन सेना से भी ज्यादा मजबूत था। जाहिर है पृथ्वी विद्रोह करना चाहता था। सिंह परिवार की सेना के 10,000 से ज्यादा सैनिक अंदर थे। यह कहना कि कौन जीतेगा या कौन नहीं, इसका तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए। वो सभी सिंह परिवार के एलिट योद्धा थे। एक बार युद्ध शुरू होने के बाद सिंह परिवार की सेना एक दूसरे को मार देगी और अंत में सिंह परिवार हार जाएगा। आर्यन ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता था। सिंह परिवार की सेना के गंभीर रूप से घायल होने की खबर जल्दी ही शाही राजधानी में फैल जाएगी। उस समय सिंह परिवार के लिए स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक होगी। हालांकि आर्यन को नहीं पता था कि रविकांत और शाही परिवार के लोगों को अंधेर घाटी पर डिमन सेना द्वारा हमले के बारे में पता था या नहीं। फायर ग्लास शहर में सिंह परिवार पहले से ही खतरे में था। आर्यन ने अपने दिल के गुस्से को दबा दिया और कहा, जल्दी से मेरे लिए दरवाजा खोलो। उप सेनापति की तरह दिखने वाले एक व्यक्ति ने कहा। महान सेनापति ने आदेश दिया है कि डिमन सेना को जवाबी हमला करने से रोकने